हेलो एंड वेलकम टू स्टोरीज विद शिवांश। मेरा नाम है शिवांश और आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आज हमने एक स्पेशलिस्ट बुलाया है। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। आप मुझे बताइए कि कितना पॉसिबिलिटी होता है कि 10 में से कितने लोगों का हैक होने का पॉसिबिलिटी एक्टिवली एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखो इंडियन सिनेरियो को, इंडियन जनता को देखो तो इतने लोग हैक नहीं होते जितने लोग साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर के विक्टिम में रहते हैं। कि यहाँ के जो हैकर्स है वो नॉर्मल जनता को अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका जो एक मेन गोल रहता है पैसा कमाना, जो कि यहाँ के फ्रॉडस्टर करते हैं। जो कि आपका तीसरी पास भी हो सकता है, पांचवी पास भी हो सकता है, आपका सिर्फ 12th में जो लड़का हो, कहीं बिहार में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्टेट में बैठा हो, वो हो सकता है। तो ये अभी सिनेरियो है इंडिया में। तो ऐसी बात नहीं है कितने लोगों का हैक हो सकता है, 10 लोगों में से या कुछ भी। ये डिपेंड करता है कि आप कब शिकार हुए किसी भी साइबर क्राइम का। ओके, तो अगर हम साइबर क्राइम बोले, साइबर क्राइम में ये भी इंक्लूड होगा जो व्हाट्सएप पे लिंक्स आते हैं, ईमेल पे लिंक्स आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। साइबर क्राइम को हम एक सिंपल वे में डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, जो क्राइम आपके साथ हुआ ऑनलाइन बेस के ऊपर, उसको हम साइबर क्राइम बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे पेरेंट्स के एज के लोगों के लिए, बिल्कुल जिन्होंने अभी अभी व्हाट्सएप ईमेल यूज़ करना चालू किया है। और मैंने देखा है कुछ बड़े बुजुर्गों को लिंक आते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये सही होगा, ये बोल रहे हैं लाख रुपए देंगे तो दे देंगे। तो कितना इजी होता है किसी लिंक पे क्लिक करने से लेके आपके साथ फ्रॉड होने तक का प्रोसेस? तो प्रोसेस बहुत इजी होता है। जो ये फ्रॉडस्टर बैठे होते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर, ये बहुत अच्छी टेक्निक्स डेवलप करते हैं अपने ऊपर कि हम कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठगे। कि आप देखिए कि आजकल जो सबसे मेजर क्राइम चल रहा है वो चल रहा है टास्क बेस्ड चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड चल रहे हैं, पार्सल बेस्ड चल रहे हैं। कि जो बड़े लोग हैं, जैसे कि आपने बताया, जो कि 40s में, 50s में, 60s में रहते हैं, वो अभी अभी स्टार्ट किया उन लोगों ने टेक्नोलॉजी अपनानी। उनको अभी पता नहीं है इतना टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे काम करता है, कुरियर ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ ऑनलाइन कैसे ट्रैक करता है। तो रिसेंटली मैं आपको एक केस ही समझा देता हूँ ताकि थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल सके हम सबको जी। तो अभी अभी क्या होता है कि आपने किसी एक बुजुर्ग ने पार्सल, आप अपने घर वालों को एक पार्सल भेज रहे हो, वो पार्सल नंबर आपने भेज दिया, ट्रैकिंग कोड भेज दिया, वो भेज दिया जी। उनसे ट्रैक नहीं हो पाया वेबसाइट पे जाके, तो वो एक सर्विस नंबर सर्च करता है गूगल पे जाके। जो सर्विस नंबर वो सर्च करता है गूगल पे जाके, जैसे कि जस्ट डायल पे हुआ, बाकी वेबसाइट्स पे हुआ, या कि जो एडवर्टाइजमेंट करके वेबसाइट चलाती है, वो आधे से ज्यादा फेक रहते हैं या वो फ्रॉडस्टर्स के नंबर रहते हैं। अच्छा, ये पहला टारगेट रहता है कि हमें अपने बड़ों को बताना है कि सिर्फ ऑथराइज जो वेबसाइट्स हैं उनसे ही जाके कॉल सेंटर का नंबर ले, किसी और से ना ले। कभी भी आप देखोगे कि जो हम सोचते हैं कि 1800 से स्टार्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ये फ्रॉडस्टर का कैसे हो सकता है? हाँ। वो भी हो सकता है फ्रॉडस्टर का नंबर। ऐसी बात नहीं हो सकता है। हम लोगों ने केसेस देखे, ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें है। तो ये चीज़ रहती है। वो आपको बोलता है कि सर आपका कुरियर है, ये बीच में अटक गया है, आपको इसमें 100 रुपये देने पड़ेंगे क्लियरेंस के लिए, कि आपको ये करना है। तो वो आपको दूसरे नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजता है कि ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करो, ये फाइल है, ये डाउनलोड करो। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, पहली बात तो आप उसको लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हो, एक आपको विंडो दिखाई दी जाती है कि आपका इतना पेमेंट है। वो उधर पेमेंट आप कर देते हो 100 रुपये। अगर किसी को गूगल पे या कोई फोन पे कुछ चलाना आता है यूपीआई के थ्रू, वो 100 रुपये कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है ना क्लिक करने के बाद, वो आपके फोन में रह जाती है। वो तभी आपके यूपीआई से या बैंक से पैसे नहीं निकालते, वो वेट करते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि कब आपके फ्री हो, वो तब निकाले पैसे। वो आपका पिन जान लेते हैं क्योंकि वो स्क्रीन शेयर होती रहती है उनके बैकग्राउंड में, आपका जो टाइप करते हैं वो होता रहता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड चला जाता है। तो जब आपका वो फोन का हो जाता है तो वो रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, रात के 2 बजे ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि आपके बैंक से दूसरे बैंक में जारी होती है, ताकि आप उस टाइम पे बिल्कुल आपको कोई होश ना रहे और वो उतना पैसा लेके चले जाए। तो ये सिनेरियो रहता है कि क्लिक करने से आपका ये इतना कन्वीनियंस हो जाता है कि आपको सिर्फ 100 रुपये दिए, आपका पार्सल उन्होंने कह दिया कि ये पास हो गया। उसके बाद आपको पता ही नहीं कि 1-2 दिन के बाद आपके साथ अटैक। तो ये सबसे ज्यादा केस चल रहा है आजकल कुरियर ट्रैकिंग वाला। और ये जो टास्क वाला हाँ जी फ्रॉड है, हाँ जी,
ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो टास्क वाला फ्रॉड ये होता है कि इसमें बड़े भी नहीं, इसमें मेजरली यूथ जो जॉब कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जो एमएनसीज कंपनीज है, बहुत अच्छी सैलरी भी दे रही है, उन लोगों तक ये टारगेट हो जाता है। ये इस वजह से टारगेट हो जाता है, जो मेन रीजन रहता है ये रहता है लालच, ज़्यादा पैसे कमाने का। हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा, हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस देख रखी है कि इन्वेस्टमेंट करो, हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया, हमने इतना कमा लिया। लोगों के दिमाग में वो हो गया यार हम लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, हमारे पैसे क्यों नहीं बन रहे। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया फ्रॉडस्टर ने कि वो ऐसी स्कीम्स लाते हैं कि आप 10,000 रुपये डालो, आपको अगले दिन 12,000, 13,000, 14,000 रुपये मिलेंगे। आप फिर उसके बाद और अमाउंट मांगते हैं, आप 50,000 रुपये डालो, 80,000, 70,000 आपको मिलेंगे एक दिन के अंदर अंदर। वो इतना लालच दे देते हैं। हम लोगों ने देखा है कि न्यूज में कि शेयर मार्केट ने इतने टाइम में इतने करोड़ रुपए कमा दिए। ये सबको रहता है यार ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए तो हम क्यों ना करें। और हम लोग लॉकडाउन में देखा इसके जो हमारा बिटकॉइंस थे इनके ऊपर इतना ट्रेडिंग हुआ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें भी न्यूज के ऊपर आता था एक आदमी ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके 25 लाख रुपए कमाए। ये बहुत चलता था, लोगों के माइंड में फियर था यार सब लोग पैसे कमा रहे हैं इतने छोटे अमाउंट डाल के, हम क्यों नहीं कमा सकते, हम 1 लाख रुपए डालेंगे 25 लाख रुपए हमारे बन जाएंगे क्रिप्टो में। तो इसी फायदा उठाया फ्रॉडस्टर ने। उन्होंने टेलीग्राम पे अपना ग्रुप चालू किए कि उसमें बताया कि आप इस स्टॉक के ऊपर इतना, स्टॉक्स के बहुत सारे ग्रुप है, आप जाओगे टेलीग्राम के ऊपर क्रिप्टो के बहुत सारे ग्रुप है। तो जब लोग उनको ज्वाइन करते हैं तो जो उनके ओनर्स रहते हैं वो आपके डिटेल शेयर कर देते हैं, जो भी उनको मांगता है। डेटा बिकता है जो कि अब नहीं बिकेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या चीज है, पहले फ्रॉड को समझ लेते हैं। तो ये रहता है, उसमें क्या रहता है कि जब आपने ये किया, ज्वाइन करके आपका डेटा गया फ्रॉडस्टर के पास, फ्रॉडस्टर आपको मैसेज करता है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इतना पैसा डालो, इसके बाद आपको ये पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट वाला बेस्ड है, ये इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूं आपको, इतना पैसा मिलेगा। पहले कोई भी होता है वो छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं कि 500 रुपए डाल दिए, 500 रुपए डाले, आपको 1-2 घंटे बाद 800 रुपए वो आपके बैंक में ट्रांसफर होते हैं। फिर वो कहता है कि अगला आपका इन्वेस्टमेंट 1500 की डालो, आप 1500 की डाल देते हो कि आपने 1500 डाले, आपको 2-2.5 हजार रुपए आपके बैंक में आ गए। फिर वो कहता है सर अब आप बड़ी लीग में आप एंटर हो सकते हो, आपकी एंट्री फीस है जो कि आपकी है 2,000 रुपए, आपने एंट्री फीस दे दी 2,000 रुपए कि उस पूल में आ जाओ आप, उस पूल में आप 2,000 रुपए उस ग्रुप में ऐड हो जाते हो। फिर उसमें बेट लगती है कि 50-50 हजार की, 50,000 रुपए दो, आपका इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना होगा। जब 50,000 रुपए दे देते हो फिर वो कहते हैं कि इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, कुछ ग्रुप फ्रॉडस्टर रहते हैं, वो कहते हैं 50 रुपए आपने डाले, आपको कल 80-90 हजार रुपए वापस मिल जाएंगे। ये होता है सबसे बड़ा लालच कि एक विक्टिम से अगर हमें ज्यादा पैसे लेने हैं तो उसको इतना बड़ा लालच दो ताकि वो अमाउंट भी ज्यादा बड़ी डाले। तो 50,000 रुपए डाल देता है, नेक्स्ट डे उसको 80 रुपए दे भी देता है। फ्रॉडस्टर इसलिए दे देता है, सोचता है कि कल को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हमारे में इन्वेस्ट करे, तब उसके साथ ठगी हो जाती है। जब वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है कोई, नेक्स्ट डे वो कहता है सर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर सर आपको विड्रॉल के लिए इतना अमाउंट और पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है। तो वो जाने में 2 लाख और इन्वेस्ट कर देता है। ऐसे करते करते उसको नेक्स्ट डे भरोसा दिखाते हैं, जो उनका पोर्टल बना होता है, जो खुद का वेबसाइट बना के दिखाते हैं, उन पर आपके 2 लाख है वो 2.5 लाख बन चुके हैं, और उसमें 5 लाख डाल दीजिए, हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आपके 10 लाख बन जाएंगे। जो विक्टिम रहता है, मेरे पास अगर सेविंग है 5-6 लाख रुपए की, मैं सोच रहा है मेरे 5-6 लाख से मेरे 10 लाख बन रहे हैं, मैं क्यों ना डालूं। मैं भी सोचूंगा कोई क्यों नहीं डालेगा ऐसी इन्वेस्टमेंट। ये बट ये फ्रॉड रहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे इतना बड़ा रिटर्न दे सके। तो ये चीज रहता है, तो इसमें वो फंस जाता है। फंसने के बाद जब उसको फ्रॉडस्टर को पूरे पैसे मिल जाते हैं, 3-4 लाख रुपए वो ठग लेता है, या ज्यादा अमाउंट भी चला जाता है, कभी कभार 25 लाख भी चला जाता है इस चीज में, 50 लाख भी चला जाता है। हमने केसेस देखे जहां 2-2 करोड़ चले जाते हैं। ओ बाप रे। हाँ, गुड़गांव में एक केस था 1 करोड़ का, जो कि यही चीज था कि सिर्फ टास्क बेस के ऊपर एक वुमेन से 1 करोड़ रुपए उनके बैंक से लिए थे। रिसेंटली अभी दिल्ली में एक कपल से 4 करोड़ के आपके फ्रॉड हुआ उनके साथ, 4 करोड़ का। दिल्ली में एक ओल्ड कपल था, उनकी पीएफ के नाम पे फ्रॉड हुआ है कि आपकी पीएफ में इतने पैसे अटके हुए हैं, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तब आपके होंगे। तो फ्रॉडस्टर ने पैसे ले लिए, नंबर कट, फोन कट।
तो इसमें होता क्या है कि जब हमारी गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल पुलिस स्टेशन है, लोकल बॉडीज या साइबर पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट निकालते हैं, जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है जो कि ये फोन नंबर था ये थर्ड पर्सन के नाम पे है, जो कि आपका कोई भी हो सकता है, रिक्शा वाला चलाने हो सकता है, कोई आपका नॉर्मल वर्कर हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, ऐसे हो जाता है। और जो बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं वो किसी और का ही है, कहीं और का, जो कि वो भी किसी, मान लीजिए कोई झाड़ू मारने वाली आंटी है या कोई है, उनके नाम पे ले रखे होते हैं फ्रॉडस्टर्स ने। ये चीज होती है। अब पुलिस जाए, जब बैंक अकाउंट पता करती है, जब फोन नंबर पता करती है ही नहीं किसी और का, तो ये चैलेंज आता है सबसे ज्यादा हमारे पुलिस बॉडीज के पास कि अच्छा। हम कनेक्ट कैसे करें क्राइम। तो बहुत सिंपली अगर समझो मैं कोई वर्कर हूँ जो आपके पास काम करता है और आप ये फ्रॉड कर रहे हो, आपने मुझसे मेरा अकाउंट ले लिया, मुझे कुछ पैसे दिए, बिल्कुल, तो मैं तो आपको जानता हूँ, हाँ, पुलिस मेरे पास आएगी, मैं भेज नहीं भेज सकता। भेज सकते हो, बट वो ऐसा करते नहीं है ना। वो पकड़ते कोई किसी गांव में जाके किसी और को पकड़ते हैं, वो अपनी जान पहचान को पकड़ते ही नहीं fraudsters। अच्छा, तो वो बेसिकली ट्रेस बैक हो ही नहीं सकते। ट्रेस बैक हो ही नहीं सकता। वो जो वो होता है, जो जिसके नाम पे बैंक अकाउंट होता है, उसको वही नहीं पता होता वो बंदा पैसे हमें दे किस लिए रहा है। हाँ। उसको बोल दिया जाता है कि आपको ये स्कीम के अंदर इतना पैसा मिलेगा, आप पैसे लीजिए, हम आपको दे देंगे। अच्छा, वो उससे उसकी चेकबुक सब कुछ ले लेते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसको 25,000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, कोई नॉर्मल वर्कर है जो झाड़ू मारते हैं या कोई शिक्षा वाला है, तो वो मना नहीं करेगा, उसकी भी मजबूरी रहती है, उसको भी पैसे चाहिए होता है। तो ये चीज होती ये टास्क वाले जो क्राइम होते हैं, है। ये आपसे कनेक्ट कैसे करते हैं? ये टास्क वाले जो आपका डेटा रहता है, कभी कभार क्या होता है, हम डेटा ना, अपना डेटा बहुत संभाल के रखना है। मैं भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत नया टॉपिक है, अभी शायद ही किसी ने ओपनली इतना बोला होगा किसी भी पॉडकास्ट में। तो अभी हमारे देश में एक नया एक्ट आया है, DPDP एक्ट 2023। अच्छा, 2023 में ये 11 अगस्त को एक नया एक्ट आया है, DPDP। इसके अंडर ये है कि कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा रख रही है, तो उसको उस पर्सनल डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी को देने से पहले आपकी परमिशन लगेगी, उसको कंसेंट लगेगा कि आपका डेटा इस जगह यूज होगा, इस जगह के बाद आपका डिलीट होना चाहिए। अगर मैंने अपना डेटा एक ऐप को दिया, फूड डिलीवरी वाले ऐप को, कि मेरा डेटा इस ऐप नहीं रखा, अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा डिलीट कर दो, पहले करते नहीं थे, वो अपना डेटा मेंटेन करते थे कि आपको प्रमोशन भेज सके बार बार। हाँ। वो करते नहीं, जब आप अपना ऐप भी डिलीट कर देते थे, अकाउंट भी डिलीट कर देते थे, बट आपको प्रमोशन फिर भी आते रहते बार बार। उसका कोई कंसेंट नहीं लेता था हमसे कि हम कभी बाद में जब हम डिलीट कर ले तब भी आप हमें दे सकते। बट अब वो रेगुलेशन है कि आपको ये करना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम पास्ट में देखते हैं, डोमिनोज जैसी कंपनी, अपनी जोमैटो जैसी कंपनी, इनके डेटा लीक्स हुआ है, सबने न्यूज में सुना, बड़े बड़े न्यूज में सब लोग ने सुना हुआ, इनके डेटा लीक्स हुआ है। करोड़ ऑफ नंबर, करोड़ ऑफ ईमेल आईडी नॉर्मल किसी को इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि आराम से 1,000 रुपए 2,000 रुपए में खरीद सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एजेंसीज नहीं है इनके लिए, जस्ट डायल जैसे ओपन नेटवर्क के ऊपर आप कितने ही नंबर सर्च कर लीजिए, आपके आसपास के बिजनेस वाले हैं, जैसे कि आप क्या होता है कि बिजनेस वालों के साथ भी फ्रॉड होने लगे। कैसे? मैं पहले DPDP समझा दूं, फिर बिजनेस के ऊपर आता है। DPDP एक बहुत अच्छा हमारा देश में कानून आया है, जिसमें कोई भी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी का डेटा ले लो तो उससे परमिशन लो, उसका डेटा लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज है 250 करोड़ तक। वो बहुत अच्छा स्टेप है आज की डेट में, जबकि आज डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा से कुछ भी कर सकते हो। जहां पर इलेक्शन के रिजल्ट्स बदल सकते हैं, वहां पर बैंक के टर्नओवर बदल सकते हैं। डेटा के लिए ये DPDP एक्ट इट्स वेरी क्रूशियल, हमारे देश में अब आया है, बहुत सही चीज है। कि कल को मान लीजिए आप अपना हॉस्पिटल में या किसी एक ऐप को, जो हेल्थ का ऐप है, उसको अपना डेटा देते हो, तो वो डेटा आगे दे देता है किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कि इस बंदे को ये चीज की तकलीफ है, इसको आप ये बेचो। सब लोग बेचने में लगे, सबको प्रॉफिट कमाना है, तो डेटा बहुत जगह रोटेट होता था पहले। अब आपसे कंसर्न लिया जाएगा, अगर वो नहीं लेते हैं तो आपका DPB एक नया बोर्ड बनेगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप एक्शन लेंगे कंपनी के अगेंस्ट, बहुत इजी प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल है। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, इनके ऊपर बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स होते थे।
आपने सुना हो एम्स दिल्ली 2022 में नवंबर में अटैक हुआ था। हम्म, कुछ भी नहीं हुआ, इतने लोगों का फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ केयर डेटा सबके पास गया, वो डार्क वेब पे बिका भी, हम्म, लोगों को पता नहीं चला जो भी हुआ गवर्नमेंट ने बताया, न्यूज में आया नहीं आया। वो ऑफ कोर्स अगर आपका रैंसम कोई मांग रहा है हैकर, तो वो अपने आप पास तो डेटा रखेगा ना, वो डेटा किसी और को भी दिया होगा उसने, उसको भी पैसे इवेंचुअली कमाने हैं, वो डेटा किसी को दिया। एवरीबॉडी नीड्स डेटा। अगर मेरे को कल को प्रमोशन करना है, मेरे को 10,000 लोगों का नंबर चाहिए, अगर मैं उनको प्रमोशन अपना कुछ भी ब्रांड के बारे में भेज रहा हूँ, कोई ना कोई तो खरीदेगा। आप जाइए कि बहुत सारी कंपनीज हैं कोलकाता में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, जो कि ऐसे कस्टमर्स के डेटाबेस रखते हैं जो कि बिजनेसेस को बेचते भी हैं। आपके इंस्टाग्राम पे भी ऐड आती है, मार्केटिंग में ये चीज आराम से चलती है कि है। बट अब वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई करता है उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं लिए जा रहे। ओके, ये तो इसका आप जैसे बोलते हो कंसेंट लेना पड़ेगा, हाँ जी, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जैसा होगा, क्योंकि वो तो लोग पढ़ते ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल साफ अक्षर में आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। मेरी कंपनी की ड्यूटी है कि आपको नोटिफाई करे कि मेरे पास आपका डेटा है और आप रखना चाहते हो। अगर नहीं रखना चाहते तो हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा का काम पूरा हो चुका है। हम लोगों ने फूड डिलीवरी आपका जो अकाउंट था वो बंद कर दिया, तो हम आपका डेटा नहीं रखेंगे। वो उनको खुद को बताना होगा, जो कस्टमर है उनको। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। जब आप देखोगे 2019 में जब वर्डिक्ट आया कि प्राइवेसी इज हमारा जो कॉमन राइट है, जो हमारे राइट्स में आता था, वो राइट है वो हमारा। उसके बाद ये एक्ट आया, 2 साल 3 साल, कितने साल लगे? 19 से 4 साल 5 साल लग गए, 4.5 साल लग गए आने में। बट बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत सारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा, जो फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट है। फ्रॉड्स के पास हमारे पास, फ्रॉडस्टर्स के पास हमारे पास डेटा जाता था। कुछ फ्रॉडस्टर्स को तो ये भी पता है कि हम लोगों ने एक लोन कब लिया है। इतनी इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती कैसे है? हम तो ये देखते हैं कि यार आपके पास कॉल आया, आपने लोन लिया, ये लिया है। देयर वाज अ केस अराउंड 2 to 3 months, 2 महीने 3 महीने पहले एक केस था जिसमें एक इंश्योरेंस बेचा था उसको। वो पिछले 3 साल से इंश्योरेंस का प्रीमियम और इंश्योरेंस की जो वो चीज थी, उसने 55 लाख रुपीज सिर्फ इंश्योरेंस खरीदने में और उसको मेंटेन करने में लगा दिए थे 3 साल में। 3 साल। एंड वो ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छा खासा जॉब कर रहा था, सीए के अंडर काम कर रहा था, सीएस के लिए। ऐसा नहीं था उसको नॉलेज ना हो, बट वो तक फंस सकता है। फिर तो आप भूल ही जाइए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको 55 लाख वो इंश्योरेंस नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ था, वो इंश्योरेंस था, वो फ्रॉडस्टर था। उसको लगा ये जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन तरीके से मैसेज भेजिए, जेन्युइन तरीके से वो भेज रही है, बट नहीं था। तो ये बहुत अच्छा केस है। जैसे कि आप देखोगे ना, ये साइट्स ऑलमोस्ट रेप्लिकेबल होती है, बहुत ऑथेंटिक साइट्स है। तो आप फर्क कैसे कर सकते हो ये साइट्स में? फर्क सिर्फ इतना रहता है, कभी कभार क्या होता है ना, यूआरएल चेंज होता है। हाँ, कभी कभार क्या होता है, जो टोल नंबर रहता है ना, वो थोड़ा उटपटांग सा रहता है। मैंने कभी भी कोई कंपनी होती है ना, वो टोल नंबर इसलिए रखती है कि किसी को भी इजीली याद हो सके। अच्छा, कोई भी टोल कंपनी आप देखोगे जिसके पास टोल है, वो कभी भी याद रख सके उस चीज को, ऐसे रखती है जी। रेप्लिकेबल आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। लोगों को पता होते हुए भी, जब उनके, आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी, जो गूगल तक में काम करते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है ऐसा। अब मानोगे नहीं, गूगल का एम्प्लॉई है, ही वाज लाइक, उसके पास 20 लाख का खुद का उसने पैसे लगाए थे, एंड ही वाज लाइक कि मेरे को पता चल गया था कि 8-10 लाख के ऊपर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, बट मेरे दिमाग ने कहा कि यार ये 8-10 लाख रुपए वापस चाहिए, तो कुछ पैसा और दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं। उसने ऐसे ऐसे करते 20 लाख के ऊपर वो स्टॉप हुआ था, तब जाके उसने पुलिस कंप्लेन करवाई थी। लोग कर भी लेते हैं, लोग इस स्कैम में फंसने के बाद अपने घर वालों तक को नहीं बताते। मैं ये नहीं समझता कि क्यों नहीं बताना, जैसे कि यार हम पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, वो क्या बोलेंगे। जब आपके साथ होता है तो यार आपको लगता है यार मैं पढ़ा लिखे ऐसे काम कर रहा हूँ, तो वो चीज रहती है। जब ये, आप मानोगे नहीं, जब जितने केस आप देखो, अगर आप फाइल खोलो, अगर आप ऑनलाइन जाओ FIR देखो, आपको लगेगा ये पढ़े लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है, अनपढ़ लोगों के पास कम हो रहा है। मान लोगे नहीं आप मेरी बात, बट ऐसा हो रहा है। तो ऐसे क्या वजह होगी? क्योंकि वजह ये होती है कि जो पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास नॉलेज रहती है, क्रिप्टो करेंसी उनको पहले से सपने दिखा दिए जाते हैं बड़े बड़े।
उनको ये बता दीजिए था इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट से ही आपकी सेविंग से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करते ही आप पैसे कमा सकते हो। तो ये चीज रहती है दिमाग में जब भी कोई आता है जो भी जॉब कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है। मैं आपको बिजनेस वाला बता देता हूँ कि बिजनेस लोगों के पास क्या स्कैम होता है। जस्ट डायल के ऊपर ये फ्रॉडस्टर जाते हैं, अपने आसपास के बिजनेस के फोन नंबर ढूंढते हैं, उसमें कहता है ये हमें ये सामान खरीदना है, ठीक है, ये सामान खरीदना है, आप इसको हमें इसका हमें पेमेंट कर देता हूँ, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दो, अपना QR कोड भेज दो, ये भेज दो, मेरा लड़का आ रहा है वहां पर, वो आपसे सामान उठा देगा। लड़का जाता है वहां पर, कोई जाता है वो सामान उठाने, वो ऑटो वाला होता है। क्या होता है कि आजकल चलता नहीं है, हम उबर वाले को बोलते हैं भैया वहां से सामान उठाना है, सामान लाके आपको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। डंजो ही है ना, वो डंजो भी है, ड्राइव इन भी है, करके तो जो जाके ले आते हैं, तो ऐसे ही वो बुक करते हैं ऑनलाइन। कहता है हम आपको पेमेंट कर देते हैं, डंजो वाला आएगा, ये उठाएगा, ये हमें डिलीवर कर देगा, आप उसको दे देना। तो उसमें क्या रहता है, फिर वो पेमेंट के लिए QR कोड मांगता है, पेमेंट वो करता है ₹1 की अपने UPI से, बट वो फ्रॉडस्टर क्या होता है, वो मैसेज दूसरे नंबर से भेजता है, सिमिलर मैसेज भेजता है ट्रांजैक्शन ID के साथ कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, ये चीज है, क्योंकि उसको अकाउंट की डिटेल पता चल जाती है जब वो ₹1 करता है, उसका UPI पता चल जाता है, तो वो ऐसा मैसेज भेजता है कि आपके में ये इतने पैसे जा चुके हैं, 17,000 18,000 रुपए जा चुके हैं। तो 17,000 18,000 रुपए का वो जल्दी देखता नहीं है कि ऊपर कौन सा नंबर है, वो सिर्फ मैसेज में देखता है कितनी अमाउंट हुई है। कभी आप देखते हो, कभी भी आप नोटिस करोगे जब आप UPI लेते हो, अमाउंट देखते हो कि आपके पास आ गया, ऊपर जो लिखा रहता है अल्फाबेट में नंबर, वो कोई नहीं देखता है। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सब लोग, ये कोई नहीं देखता है। तो उसमें ये रहता है, उसमें वो देख लेता है जल्दी, वो फोन निकाल के डंजो वालों को दे देता है, वो डंजो वाला यहाँ कर देता है, उसको बाद में पता चलता है जब वो UPI में, और जो फ्रॉडस्टर रहता है वो एक स्क्रीनशॉट भी एडिट करके भेज देता है। आपको पता होगा स्क्रीनशॉट एडिट करना बड़ी बात नहीं, स्क्रीनशॉट एडिट करके भेज देता है ट्रांजैक्शन ID के साथ, सिर्फ लास्ट के 2-3 अक्षर बदल के कि ये ट्रांजैक्शन ID के साथ अपनी इतनी पेमेंट हो गई है, वो ₹1 की जगह 17-18 हजार कर देता है। डंजो वाला उठाता है, डंजो वाला को भी नहीं पता, जब उसने पैसे दे दिए वो कहता है ले जाओ इसको, डंजो वाला तो बाइक में रखा, आपको डिलीवर कर देता है। डिलीवरी लोकेशन वो ऐसी डालते हैं, कहते हैं भैया यहाँ आ रहा हूँ मैं, यहाँ घर है, इस गली में नहीं आ पाओगे आप, तो मैं आ जाता हूँ। वो वहां पर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, रोड के ऊपर खड़ा है, वो फोन लिया, जब तक कोई पकड़ में आया तो फोन नंबर बंद, जो UPI था वो उसका था ही। तो ये तो इसके ऊपर फ्रॉड भी क्या करोगे आप, जब आपने आप जब कंप्लेन लिखवाने जाते हैं, जब कोई बिजनेस वाला कंप्लेन लिखवाने गया, उसने बोला यार हम लोग यहाँ गए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो कहता आपने सामान दिया, ठीक है, आपने सामान किसको दिया, डंजो वालों को दिया। वो डंजो वालों को भी कैमरा से किससे वो पकड़ लेता है, डंजो वालों से अगले वाले से पूछते हैं यार ये बुकिंग हुई थी, डंजो वालों से पुलिस वाले अपनी वो मांगते डिटेल, ये बुकिंग हुई थी, किसने करवाई थी, किस नंबर से हुई थी, क्या हुआ था, वो नंबर फिर किसी और आदमी का, वो बैंक अकाउंट फिर किसी और आदमी का। बस तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का ये तरीका है, जब आप मैसेज कोई भी पेमेंट का देखो, कोई भी पेमेंट अपना वेरीफाई करो कि आपके पास अमाउंट कितना है और कौन सा मैसेज किस नंबर, मैसेज के नंबर ऊपर लिखा होता है, वो कोई भी कंपनी अपने पर्सनल नंबर जो 10 डिजिट नंबर होती है वो नहीं भेजती है, उनके पास खुद की सर्विस रहती है OTP टाइप सर्विसेज में, जिसकी आपको नंबर नहीं दिखता, सिर्फ आपको दिखता है कि बैंक की शॉर्ट फॉर्म है या किसी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है, वोडाफोन का भी आ जाता है, वैसे वो चीज आपको दिख जाती है। यही चीज आपको हर बार वेरीफाई करनी है जब आप किसी से सामान, बिजनेस ओनर्स जो भी लोकल बिजनेस ओनर्स है जो कि UPI एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ ही आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, जो भी अपना सेल करते हैं, खाना दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पहले क्या होता है, साउंड बॉक्स इन्वेंट कर दिया, साउंड बॉक्स कोई फोन वाला साउंड बॉक्स नहीं रखेगा, अगर कोई ऑनलाइन चल रहा है वो तो अपना फोन में से अपना रखेगा, वो अपना भेज देगा। ये चीज साउंड बॉक्स काम आता है जब किराना शॉप हो, कुछ हो, वहीं देखा होगा आपने साउंड बॉक्स। वही किसी फोन की दुकान पे तो आपने देखा नहीं होगा जहाँ 20-25 हजार की पेमेंट हो रही हो, तो बिल्कुल। तो ये चीज है कि जब कोई भी फोन की दुकान हुई, कोई आप किसी स्टोर पे जा रहे हो, अब क्या होता है बड़े बड़े स्टोर के पास पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रहता है कि यार वो अपनी मशीन में QR कोड में पैसे आएंगे तभी वो डन होएगी, वरना नहीं होगी, वो अमाउंट भी आ जाता है। अब जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, जो दुकान वाले हैं, जो अपने फोन का है, कोई मिक्सी मशीन ऐसी चीज दे रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही कामयाब है क्योंकि वही डिलीवरेबल आइटम रहता है, छोटा आइटम रहता है। और सबसे ज्यादा फ्रॉड रहता है मोबाइल्स का, सबसे ज्यादा फ्रॉड रहता है कोई सामान देने का,
खाने वाने के ऊपर कोई नहीं करता है 500-600 रुपए के ऊपर ये क्राइम होता है जब आपका अमाउंट 18,000 का हो, 17,000 का हो। फोन लेता है, वो फोन सेल कर देता है, फोन बिकते हैं, ये चीज तो आपको पता होगा सर। हाँ, ये तो बिना बिल के भी अब तो बिकते हैं। तो यार 2-3 चीजों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो कोई गेट ऐसे रिच क्विक स्कीम होता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी कर रहा है तो उससे तो दूर रहो, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, फिगर आउट हो जाएगा। दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई छोटा बिजनेस चलाते हो या आप नहीं भी चलाते हो, आप कोई जॉब करते हो, ध्यान दो कि कोई भी चीज आप ध्यान से पढ़ रहे हो। बिल्कुल। कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, कोई वेबसाइट है, उसको देखो, यूआरएल देखो, और ध्यान दो कोई गड़बड़ ना हो। और बाकी का शो सुनो, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप मानोगे नहीं, साइबर फ्रॉड तो मेरी खुद की मम्मी के साथ भी हुआ है। अच्छा, कैसे? तो क्या हुआ, उनके साथ भी यही था, फेक वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट फेक थी। आजकल ये क्राइम बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के नीचे एड्स आती है कि हाँ। फोन से 2,000-3,000 का है, और वो Amazon के ऊपर वो कर देते हैं कि ये Amazon का लिंक है, Amazon का वो सब कुछ रेप्लिकेट करके 2-3 हजार का फोन है, जो कि असली अमाउंट रहती है 10-15 हजार की, वो 2-3 हजार में मिल रहा होता है। जो 40,000 का रहता है वो 7-8 हजार में मिल रहा होता है। जो 50-60 हजार का आईफोन रहता है वो आपको मिल रहा होता है 15-20 हजार रुपए में। ताकि थोड़ी रियलिस्टिक अमाउंट लगे, 15-20 हजार रुपए में रियलिस्टिक अमाउंट इतना तो हो सकता है। कोई आईफोन 50 हजार का, कोई 2,000-3,000 में देखो, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कोई नॉर्मल जो पढ़ा लिखा हो वो भी विश्वास नहीं करेगा, जो अनपढ़ हो वो भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इतनी नॉलेज सबको रहती है कि इतना डिस्काउंट कोई नहीं देगा। बट थोड़ी रियलिस्टिक अमाउंट के आसपास रखता है, हर कोई विश्वास करता है। वो रेप्लिकेट करता है पेज को और वो एड्स रन कर देता है अपनी यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, जो भी उसके ऊपर क्लिक करे, ताकि उसके ऊपर जाए, वो एड देखे, उसके ऊपर जाए, वो उधर अमाउंट खरीदे। वो मटेरियल कभी आता नहीं, फिर वो डिलीवर ही नहीं होता कभी। मेरी मम्मी के साथ भी ये हुआ था, उन्होंने खरीदा सामान एक डुप्लीकेट वेबसाइट से। मैंने मना भी किया कि मम्मी ये फेक वेबसाइट है। मम्मी कह रही नहीं, सस्ता सामान मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। मम्मी ने सस्ते सामान के चक्कर में 1,000 रुपए का अपना एक सामान मंगवा लिया, जो कि कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। उसका ना कुछ भी नहीं। आप जब रेजर पे के पास कंप्लेंट करने जाओगे, वो रेजर पे अपनी एक आईडी बंद करेगा, वो दूसरी चालू कर देते हैं। आप मानोगे नहीं, पेमेंट गेटवे का भी बहुत बड़ा इसमें आता है कि वो भी फ्रॉडस्टर्स को रोक सकते हैं फेक वेबसाइट्स के ऊपर अपना पेमेंट गेटवे देने के। उनको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट गेटवे मैं पहले बता दूं, माने कि जो रेजर पे, पेटीएम, जीपे, जो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं वो लोग। तो क्या होता है कि देखो, पावर सबको पता है कि यार सबके हाथ में रहती है, सबको पैसा कमाना है। रेजर पे अगर कोई और भी कंपनी, मैं स्पेसिफाई नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी कंपनी अपने बिजनेस किसी को दे रही है, हाफ ऑफ अ डजन कंपनीज डजंट केयर कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो। वो उनका काम रहता है, उनका प्रॉफिट होना चाहिए। वो हटके थोड़ा देखना चाहिए कि अगर ये फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आपके अंडर आ रही है, फ्रॉड वेबसाइट है, तो आप इसको पेमेंट गेटवे ही मत दो। मेन बात है, अगर आपको लग रहा है यार कोई Amazon जैसी रेप्लिकेट कर रहा है वेबसाइट, तो उसके ऊपर आप क्या पैसे दोगे? देखो ना, कोई रेप्लिकेशन, वो तो पहले ही क्राइम हो गया, रेप्लिकेट हो गई वेबसाइट। तो कोई लॉ नहीं है ये रोकने के लिए? लॉ है, आ भी रहा है, IT एक्ट नया आने वाला है अभी। पुराना IT एक्ट भी है, उसमें भी है, नए में भी है। नए में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने आपको बताया DPDP एक्ट डेटा के लिए आया। पर्सनल मेरे अगर कोई डेटा मेरे को लगता है मेरा डेटा हैक हो रखा है, या मेरा किसी कंपनी ने डेटा लीक कर दिया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं तो कंप्लेंट करूंगा आपके रिगार्डिंग, आपने मेरा कंसर्न नहीं लिया, इसको आपने देने के आगे, तो आप DPP को कंप्लेन कर सकते हो। तो अब अपना ही ऐसे ही अपना IT एक्ट नया आ रहा है, उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आप किसको क्या पेमेंट गेटवे दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते, कैसी ऐड रन कर सकते हो, कैसी उससे सिक्योर होगा, उससे इंटरनेट सिक्योर होगा अपने देश का। और इंटरनेट की बात पे आते हैं, जैसे इंटरनेट का एक्सटेंशन बोलते हैं, हर चीज का अच्छा और बुरा साइड होता है। बिल्कुल। इंटरनेट पे डार्क वेब एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है लोगों को, और ऐसे बोलते हैं बहुत ज्यादा अनसेफ भी है। अनसेफ इसलिए है बिकॉज आप फ्रॉड के बहुत इजीली शिकार हो सकते हो। सबसे पहली बात तो डार्क वेब हर एक होता क्या है? डार्क वेब देखो होता क्या है, एक इंटरनेट होता है हमारा। इंटरनेट वाली लेयर सबको पता रहती है। गूगल पे आप जाओ, गूगल पे ये सर्च किया, मेरे को ये चीज मिल गई, वो रहती है आपके इंटरनेट लेयर, ये सबको विजिबल है वो। कुछ लिंक्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं,
मेरे कंपनी के भी कुछ वेबसाइट्स के लिंक है जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉइज को पता है, कुछ चुनिंदा लोगों को पता है जो यूज करते हैं उस चीज कि बैक एंड में क्या चल रहा है, लॉग इन पेज, ये चीज छोटी छोटी चीज जो कि हम किसी को बताना नहीं चाहते, या कोई ऐसे लिंक्स जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। हम लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट बना रखी है जो कहीं लिस्टेड ही नहीं है। अच्छा, उस चीज को हम डार्क वेब बोलते हैं कि जो किसी को पता ना हो। क्या मानिए कि आपको पता है कि गूगल में मैं अगर सर्च करूंगा कि amazon.com मेरे को इजीली मिल जाएगा। हाँ। अगर मैं facebook.com सर्च करूंगा इजीली मिल जाएगा, बट आपको ऐसा लिंक ही नहीं पता जो कि एग्जिस्ट करता है, बट आपको पता है कि ऐसी चीज हो सकती है। पता भी ना हो, ना पता होना, पता होना एक ही बात होती है डार्क वेब के ऊपर, बिकॉज नोबडी नोज कि कौन सा लिंक कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात ही होती है। कुछ लिंक्स तो बने ही होते हैं फेक, जो कि आपको खुद ही हैक कर सके जब आप इंटरनेट डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो, डार्क वेब का कोई लिंक एक्सेस कर रहे हो, टॉर पे जा रहे हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार हम लोग कुछ वेबसाइट्स नहीं होती, आप गूगल पे सर्च करोगे डार्क वेब लिंक्स का सर्च करते हैं लोग, जब वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा हमारे आजकल ये लोगों में चल रहा है, मैं भी डार्क वेब पे जाऊंगा, मैं भी सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च कर डार्क वेब लिंक्स, मैंने इस लिंक पे किया। वो लिंक्स भी कभी कभार इतने फ्रॉड होते हैं, जब आप उनके लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आपका खुद का ब्राउजर हैक हो जाता है। और अगर आपका ब्राउजर हैक हो गया तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? आप अपने ब्राउजर में, आप पर्सनली बताओ, आप अपने ब्राउजर में अपने पासवर्ड सेव करते हो? मेरा तो बिल्कुल करते हो। बैंक अकाउंट के भी बिल्कुल करते हो ब्राउजर में बिल्कुल करते हो। आप ब्राउजर के ऊपर अपने एड्रेस भी डिटेल डालते हो, फोन नंबर डिटेल भी सेव होती है गूगल क्रोम के ऊपर। ये सारी चीजें उनके पास चली जाएंगी, इतना सारा। आप देख लो आप उसके ऊपर कितना हार्म हो सकता है पर्सनल बेसिस के ऊपर। तो ये डार्क वेब का इतना फैसिनेशन क्यों है जब ये इतना अनसेफ है? फैसिनेशन बना हुआ है हमारी कम्युनिटी ने। जो भी आप इंटरनेट पे जाओगे कि डार्क वेब पे ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, ये चीज होती है, वो चीज होती है, रेड रूम होता है, ऐसे मारा जाता है, ये चीज होती है, ये ऐसे ड्रग्स बिकती है, ये चीज मिल जाती है इजीली, आपको गन्स बिकती है, हिटमैन मिलता है। अब क्या होता है कभी कभार ना लोग सर्च करते हैं यार मेरे को किसी को मरवाना है, कौन कर रहा है? एक मिनट, तुम में से कौन ये सब सर्च कर रहा है भैया? बिल्कुल करता है। आप गूगल सर्च की उसमें जाओ, जब आप देखते हो कि हिटमैन लिस्ट, हिटमैन आप डाउन वर्ड करो, वर्ल्ड वाइड सर्च, आपको डेली बेसिस के ऊपर हिटमैन के ऊपर, हिटमैन आई वांट टू हायर अ हिटमैन के ऊपर नॉर्मली जो सर्च आता है ना वो 30,000 से ज्यादा आता है वर्ल्ड में। रोज का? ये बावलो, तुम में से कोई देख रहा है तो हटो वीडियो पे से, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है मुझे। आप गूगल के ऊपर सर्च कीवर्ड्स के ऊपर एक फीचर होता है, उसमें आप जाओगे, उसमें सर्च करना है ऐसे वर्ड्स की कितने आपके पास आता है। यू विल बी वेरी शॉक्ड कि लोग ये चीज भी सर्च कर रहे हैं कि कोई मरवाना चाहता है। तो ये पुलिस को नहीं जा रहा है ये सर्च कर रहे हैं? तो ये फिर प्राइवेसी में आ जाता है ना। ये कैसा प्राइवेसी? वो हिटमैन सर्च कर बोलेगा इसका इंटरव्यू मेरे को सही नहीं लगा, मरवा दो, मैं क्या करूं फिर? तो लोग सर्च करते हैं हिटमैन के लिए, ये चीजें के लिए डार्क वेब के ऊपर जरूर जाते हैं। कुछ तो होते हैं, कुछ स्कूल्स में रहते हैं, उनको किसी के इंस्टाग्राम, यू वोंट बिलीव एज अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी, हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी, वी गेट मैसेजेस कि सर हमें इसका इंस्टाग्राम हैक करवाना है। हम लोग यहाँ फ्रॉड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सर हमें इसका करवाना है, आप बताओ कैसे करना है। मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ। ये स्कूल के बच्चों को है ना, देखो पजेसिव मत हो, अपनी बंदी को फ्रीडम दो, उसका अकाउंट हैक करके कुछ नहीं मिलने वाला। वो भी नहीं, क्या होता है कुछ माँ बाप ही अपने उनका बेटा बेटी को करवाना चाहते हैं, आप वो छोड़ो। पूरा कल्चर ही ऊपर से खराब हुआ है, मम्मी पापा की गलती है ये। क्या इसका नहीं, एक मिनट, अगर कोई मैसेज कर रहा है आपको, हाँ जी, कि मुझको हैक करना है, कुछ करना है, या किसी को मरवाना है, बंदूक खरीदनी है, बम बनाने हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं हम बोलते हैं बिल्कुल लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। और अगर कोई सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है कि मुझे बम बनाना है, हाँ, तो ये नेशनल थ्रेट नहीं है? बिल्कुल है, नेशनल थ्रेट है। हमें आप ये मानिए ना, केमिस्ट्री लैब में, एक नॉर्मल स्कूल की केमिस्ट्री लैब में बम बना सकते हैं अगर किसी को राइट नॉलेज हुए तो। यू कैन मेक अ बम। वहां पे तो सारा कुछ, सब कुछ रहता है। एक राइट नॉलेज ही बहुत बड़ी बात होती है कि होने के लिए, जो कि आजकल इंटरनेट आपको बिल्कुल इजीली दे देता है। वो चीज एक टाइम पे हमें थोड़ा एथिकल वे में लोगों को समझाना चाहिए कि ये चीज गलत है। अच्छा, और मेरा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, अब समझो जैसे इनकॉग्निटो होता है, जो प्राइवेट मोड होता है हर ब्राउजर का, तो अपने ब्राउजर के प्राइवेट मोड पे जाके अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू XYZ, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या सही में किसी को नहीं जाता है?
नहीं लाइक जाती है, इंपॉर्टेंट पर्सन की जाती है। इफ यू सर्च, आई बेट इफ यू सर्च की आई वांट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आपकी ऑफ कोर्स जाएगी। आप कुछ भी कर लो, यू विल बी टारगेटेड एज अ येलो फ्लैग ओवर द इंटरनेट। आपकी मॉनिटर किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वी डोंट नो क्या होता है बैक एंड पे, क्या गूगल कर रहा है, क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है। एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, सबको पता होता है, हमारे कॉल्स रिकॉर्ड सब कुछ मॉनिटर होता है। ऐसी बात तो नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर कोई देश अपने लिए होता है। तो ये चीज रहती है, कुछ होता तो होगा, कुछ होता है, बट नोबडी न्यू कि व्हाइट पेपर के ऊपर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट मैंने आज तक एक भी केस नहीं देखा कि जिसमें कोई पकड़ा गया हो ऐसी चीज करके। अगर ऐसा होता कि कोई सर्च कर रहा है, उसको पहले ही बचा लिया जाता उस एक्चुअली। तो वो थोड़ा रहता है कि शक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बताती नहीं है, ना बताएगी किसी को। वो आपको थोड़ा बेटर करो मालिक प्लीज। अरे बच्चों की लाइफ फंस जाएगी ऐसे मजाक में, हिसाब नहीं लग रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत खतरनाक है। गूगल इज रियली गुड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड रियली बैड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर मैं गूगल पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन में ले सकता हूँ अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए, आप किसी को हार्म करने की भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल है। तो आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हो विद द Line- प्लेटफॉर्म दिस पावरफुल, जो आपको सिखा भी सकता है, आपको उलझा भी सकता है? तो एज अ गवर्नमेंट लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जहां पर आपके, देखो, इफ आई एम टीचिंग जूडो, किसी को जूडो सिखा रहे हैं, तो ये सिखाते नहीं है तुमको कल लड़ाई करनी है। हाँ। वो सिखाया जाता है एज अ स्पोर्ट सिखाया जाता है, या एज अ आपको हॉबी ज्वाइन की जाती है, या एज अ सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। बट क्या होता है, वो सेल्फ डिफेंस ना कभी कभार जब आप किसी से बदला लेते हो, वो थोड़ा हार्मफुल हो जाता है जब आपको उस चीज की नॉलेज होती है। नॉलेज इज ऑलवेज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम, दोनों बुरी भी है अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। कल को यार मेरे साथ ही हो जाए, यार मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया 50-60 लाख का, मैं तो उसका, मेरे दिमाग में तो रहेगी यार मेरे को ये चीज करनी आती है, मैं तो उसकी पूरी लाइफ तबाह कर सकता हूँ। वो इंसान क्यों नहीं करेगा जब उस चीज की नॉलेज है उसको। तो खुद के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। गवर्नमेंट कितना ही स्टॉप कर ले, जब तक आपके खुद के अंदर एक लाइन नहीं होगी कि मेरे को ये काम सही है, ये काम गलत है, इससे आगे कुछ नहीं करना, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी योर सेल्फ की मेरी लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है, इसको मैंने कभी क्रॉस नहीं करना है। कि अगर मेरे को चीज ये आती है, मेरे को इसको किसी बैड वे में किसी और को, अब हम लोग, आप मानोगे नहीं, इंडिया में इतने एथिकल हैकिंग की कोर्सेज है, इतने एथिकल हैकिंग की यूट्यूब के ऊपर वीडियो। एथिकल हैकिंग माने क्या? हैकिंग तो हैकिंग है ना। बिल्कुल, आई वुड रियली एग्री ऑन दिस पॉइंट कि हैकिंग वाज नेवर अ बैड वर्ड। हैकिंग कभी बैड वर्ड था ही नहीं। पहली बार जब इंट्रोड्यूस भी हुआ यूएस में, हैकर्स उनको बोला जाता था जो कि, पहला हैकर उसको बोला था जो कि टॉय ट्रेन नहीं होती, टॉय ट्रेन, उसको डीरेल करते थे वो लोग। अच्छा, वो भी किस वजह से कि देखने के लिए कि आपका अगर एक्सीडेंट हुए तो क्या हुआ। अच्छा, कंप्यूटर कोड्स को, कंप्यूटर इस चीज को वो डीले करते थे, उनको उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो खराब करते थे, ताकि उनमें खामियां ढूंढ पाए। अच्छा, हैकिंग उसको बोलते थे। कभी वो बैड वर्ड था ही नहीं। हैकिंग बहुत जीनियस लोगों को बोला जाता था पहले, हैकर्स, और बहुत पावरफुल जिनको नॉलेज हो कि ये चीज हमारी इस चीज में मदद कर सकते हैं, उनको बोला जाता था। लेटर जब 80s 90s में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बढ़े, तब लोगों ने उसको बैड तरीके से यूज करना चाहा अपनी नॉलेज को, तो उस टाइम पे हैकर्स का थोड़ा बैड इंप्रेशन हुआ। देयर इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस कॉल्ड डेफकॉन, जो कि हैकर वर्ल्ड को दोबारा से एक गुड लाइट में लाना चाहती है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। वहां पर साइबर सिक्योरिटी नॉर्मल 6-7 क्लास में सिखा दी जाती है कि आपको ये चीज, गुड एक्टिविटी क्या होती है इंटरनेट पे, बैड एक्टिविटी क्या होती है इंटरनेट पे, ये चीज बहुत जरूरी है। और जैसे कि इलॉन मस्क हैक हुआ है और इंडिया में तन्मय भट्ट हैक हुआ है, तो ये सब तो सारे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सब कुछ सिक्योरिटी ऑन है, ये कैसे हो जाता है? इफ यू हैव हर्ड रीसेंट केसेस कि जो भी होता है, क्या होता है कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का, बट मेरे को इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता है, वो ब्रांड्स के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, करेक्ट? हाँ। जो ब्रांड आपको ईमेल भेजती है ना, वो उसको इग्नोर नहीं करते।
उनका ब्रोशर से लेके उनकी सैंपल वीडियो से लेके उनका सब कुछ डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं लैपटॉप में। हाँ, और कभी कभार क्या होता है, ये ब्रांड वाले जो रहते हैं ना, ये फेक रहते हैं। अच्छा, ये फेक ईमेल से आपको ऐसा इंप्रेशनेट करके मम्मा अर्थ का प्रमोशन करना है आपको हर एक वीडियो को 60,000 रुपए मिलेंगे। कौन नहीं करेगा? कोई भी कर देगा। कोई भी कर देगा। वो मम्मा अर्थ का पैम्पलेट डाउनलोड करता है, देखेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो डाउनलोड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्लिक करेगा, डाउनलोड करेगा, देखेगा, वो वीडियो डाउनलोड करेगा, अपने पास रखेगा ताकि वो सैंपल वीडियो किसी और को दिखा सके। उन वीडियोस में ही बैक एंड के ऊपर वो अपने जो हैकर्स रहते हैं अपने मैलिशियस कोड मैलवेयर इम्प्लांट कर देते हैं। जब भी आप उसको डाउनलोड करते हो या क्लिक करते हो या उसको वीडियो ऑन करते हो, वो उसके पास एक्सेस चला जाता है। उधर से आपका 2 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, जब आपके चीज किसी फोन का या लैपटॉप का एक्सेस उसके पास है, आप क्या ही बिगाड़ लोगे, उसको दिख ही जाएगा, सब कुछ दिख ही जाएगा उसको। ये चीज रहती है। इट्स नॉट कि आप क्या कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स के साथ मेजर केसेस में यही होता है। ब्रांड की कोई ईमेल आई, अभी हम लोगों ने बहुत रिसेंटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट दिलाया, कुछ का दिला भी नहीं पाए, क्योंकि क्या होता है कि गूगल जवाब नहीं दे रहा, यूट्यूब जवाब नहीं दे रहा। दे टेक टाइम कि हम जब पुलिस कंप्लेन भी कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, जब कोई हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए भी आता है कि हम पुलिस कंप्लेन की हुई है यार, अभी तक हमारा एक्शन लिया जा रहा है, उधर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। हम कस्टमर के एंड पे भी खेलते हैं कि इधर से मेल डाल रहे हैं गूगल सपोर्ट को कि हमारे साथ ये हुआ, हमारा अकाउंट हम वेरीफाई करते हैं, अपनी फोटो भेजे, आधार कार्ड भेजे, ये चीज भेजे, टाइम लगता है। बट 99% इन्फ्लुएंसर्स के साथ यही होता है। कोई ब्रांड ईमेल आती है, वो खोलते हैं, उसके बाद का मैसेज आता है ब्रांड से, वो दबाते हैं, तब तो बेसिकली आपको अगर कोई भी लिंक आ रहा है, कुछ भी पीडीएफ आ रही है, कोई भी पिक्चर आ रही है, यू हैव टू वेरीफाई। ये नहीं कि अनाधोना आपने पैसे देखे 60,000 रुपए मिल रहे, सही है, मैं उसको यस करके मेल भेज देता हूँ, मैं इस वीडियो के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, डाउनलोड की वीडियो, सैंपल वीडियो डाउनलोड किया, ब्रोशर आपने स्टार्ट कर दी वीडियो बनानी। ये चीज करना है। यू हैव टू वेरीफाई कि जो ईमेल आई है वो सही बंदे से आई है, जो बंदा है वो सही बंदा भी है, कंपनी में काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीज वेरीफाई करनी बहुत जरूरी है जब भी आप। और बिल्कुल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है चेक करना, बिल्कुल लिंक्डइन पे कर सकते हो, बिल्कुल जिस नाम से आ रहा है। और अब तो इंस्टा पे बायो में भी लिख देते हैं, अगर बड़ा अच्छा ब्रांड है तो बिल्कुल कहीं पे भी वेरीफाई तो हो जाता है। आप उनके ऑफिशियल मेल पे डाल दीजिए। अगर कभी कोई भी इंडिविजुअल अपने कंपनी के पर्सनल ईमेल से नहीं भेजेगा, अगर भेजेगा तो सीसी में मार्केटिंग वाले को रखेगा। जीमेल से तो नहीं आएगा, जीमेल से नहीं आएगा, या कोई फेक ममा अर्थ करके, या कोई और ब्रांड हो, कुछ भी हो। क्या होता है, ये डोमेन नेम भी ना जो फ्रॉडस्टर रहते हैं बहुत सिमिलर करते हैं, 1-2 नाम लेटर आगे पीछे, या कुछ ममा अर्थ की जगह ममा अर्थ ऐसे कर देते हैं, तो वो लगता भी सिमिलर, शायद तेजी में कोई पढ़ता भी। और ईमेल पे तो नाम आता है, नाम होता है, वो ईमेल आईडी तो छोटी सी आती है बस। तकलीफ तो बहुत ज्यादा है इसको तो, बाप रे। इन्फ्लुएंसर्स को ये बहुत दिक्कत है आज के डेट में कि उनके ब्रांड इमेज के साथ ये हुआ। यही हुआ था, आप देखोगे कि एल्वेश यादव के साथ, रुगीज विनीस के साथ, फिर एक अपना तन्मय भट्ट के साथ, उन्होंने ईमेल खोली, उन्होंने ईमेल के बाद ये हुआ, वो मेजर इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये होता है। वो ईमेल खोलते हैं, कोई लिंक दबाते हैं, कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए, कुछ के लिए, तब। और वापस से हम डार्क वेब पे आते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कि हम वक्त दें लोगों को प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन। बैक टू बैक अगर सारे फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे वो ऊपर से चले जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे आते हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब के बारे में मैंने सुना है कि वहां पे वाकई में असैसिनेशंस होते हैं। बिल्कुल, आप जब जाओगे 1998 में, 1996 में, 1990 में, जब डार्क वेब बहुत पीक पे था। डार्क वेब बनाया भी यूएस वालों ने था, गवर्नमेंट एजेंसी ने बनाया था। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, तुम यूएस वाले सारा काम खराब कर रहे हो, बाद में खुला छोड़ देते हो मार्केट में। बिल्कुल, उन्होंने बनाया ये था कि कोई भी फ्रॉडस्टर कोई आएगा तो हम पकड़ लेंगे उनको। अगर वो इतना ज्यादा सेंट्रलाइज बन गया कि वो खुद किसी और को नहीं पकड़ पाते। अब उन्होंने इतना ज्यादा ओपन बना लिया। पहले वो अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को छुपाने के लिए डार्क वेब क्रिएट किया था, टॉर ब्राउजर ऐसी चीज क्रिएट की थी जो कि टॉर से ऊपर ऐसी चीज के ऊपर एक्सेस हो सके जो किसी को लिंक ना पता हो। डार्क वेब उन्होंने ही क्रिएट किया था ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करे, कि उनके पास ही रहे वो चीज। तो वो चीज थी। लेटर की ये क्रिमिनल्स को भी यूज करने लगे। तो जब एक ऐसा पीक था 1990s में, 2004-3 में,
10 तक भी बहुत ज्यादा पीक था कि असैसिन्स, आपको हिटमैन, आपको ड्रग्स, आपको कोई भी इलीगल स्मगलिंग कुछ भी करवाना हो, हवाला हुआ, ये चीज डार्क वेब के ऊपर इजीली मिल जाती थी। अच्छा। क्यों मिलती थी? क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोगों का जो आना जाना था, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, सिर्फ एक ही मीडियम था उस टाइम पे, इंटरनेट हुआ करता था। तो इंटरनेट लोगों भी उनके पास होता जो पैसे वाले थे, सबके पास भी नहीं होता था। जो पैसे वाले थे वही क्राइम कमिट करवाते थे, तो उनको ही जरूरत होती थी एसेसिन्स की, तो उन्होंने शिफ्ट किया ऑनलाइन डार्क वेब के ऊपर, कोई पकड़े भी ना जाए, हम वो भी हो, तो इजीली मिल जाते थे। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे वेब पेजेस, आपको बहुत सारे नंबर्स, आपको सब मिल जाएंगे, बट 100 में से कुछ एक या 1.1% या 2% ही कुछ ओरिजिनल जो रहेंगी, जो कि ऐसा काम करती है। इंडिया में ऐसा काम कोई नहीं करता, मैं पहले बता देता हूँ डार्क वेब के ऊपर कि असैसिन्स का इंडिया में कुछ काम नहीं होता। यहाँ तो लोकली आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आप 4 फोन घुमाओ, 4 फोन सब हो जाता। आपको यहाँ ऑनलाइन यहाँ पे वो नहीं मिलेंगे असैसिन्स। ये यूरोप में बहुत चलता है आज भी। अच्छा। असैसिन्स यूरोप में आज पिकी भी ब्लाइंडर जैसे। हाँ, पिकी ब्लाइंडर नाम का एक शो था, बिल्कुल देखा है मैंने, पूरा देखा है। 8 के 8 सीजन है उसके, देखा है। वो सब टोपी पहन के गला काटते थे। एक्चुअली एक बहुत अच्छा शो है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ब्लैकलिस्ट। अच्छा। या सो देन उनके जो टॉप FBI पे जो वो था ब्लैकलिस्ट के ऊपर नाम, रेमंड रेमिंगटन, he was the smartest criminal that I have ever seen on any screen. इतने क्रिमिनल क्यों देखे हैं भाई मेरे? क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं देख रहे। इट्स लाइक जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो ना, तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्राइम क्या हो रहा है। हाँ, तो वो नॉलेज होनी चाहिए कि हो क्या रहा है भाई देश में, बाहर किसी के साथ, वो चीज पता होनी चाहिए। तो वो देखना पड़ता है हमें भी कि हो क्या रहा है बाहर भी, देश में भी क्या। बिकॉज कभी क्या होता है, जो ये वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज बनती है बहुत रियलिस्टिक वे में बनती है। Whenever a director is thinking, वो देखता है कि अपने पास का, आसपास का सिनेरियो देखता है, वो बुक पढ़ता है, वो रिसर्च करता है। कोई भी वेब सीरीज बनती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी बुक लिखती है, बहुत रिसर्च के साथ बनती है। आजकल के, सॉरी टू से, बट मेनी यूट्यूबर्स जस्ट थिंक कि स्क्रिप्ट बना ली, बन गया, काम हो गया, रिसर्च नहीं करते हैं। जो रिसर्च करते हैं उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। if you see, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। हमारा सिर्फ यूट्यूब पे नहीं जा रहा, हम स्पॉटिफाई पे भी जाते हैं, ठीक है? ये हमारे लिए नहीं था। बिल्कुल, बता देता हूँ कि रहता है, ये असली में रहता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। मालूम हो? बिल्कुल, हम खुद लिख के देते हैं कई लोगों को। हाँ, जो बना रहे हैं ना यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि कंटेंट होता ही नहीं यार, वो रिसर्च ही नहीं करते। जब कोई एक्टर, आज इफ यू लुक एट द गुड एक्टर, शाहरुख खान को देखो, वो पूरा जब स्क्रिप्ट आती है, ही रिसर्च अबाउट एवरीथिंग। वो उस कैरेक्टर पूरा जज करता है, जो उसको उसका वो रोल करने वाला है, वो उसके बिहेवियर एनालिसिस करता है, वो कैसे बिहेव करेगा मूवी में। बहुत मेहनत वाला काम होता है एक्टिंग भी। ऐसी बात नहीं है कि यू जस्ट हैव टू प्ले द सीन, जो हो रहा है वो चलने दो। जी आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो छोटे सा लिख देते हैं, एंड दे कॉल इट एज अ कंटेंट। कंटेंट इज वेरी रिच इफ यू लुक इनटू द मार्केट। आप यूएस में जाओ, इनमें इतना अच्छा कंटेंट है, इंडिया में इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट है जिसकी कोई हद नहीं। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर, कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कंटेंट मिल सकता है, वो चीज रहती है। डार्क वेब का हम लोग बात कर रहे थे कि डार्क वेब के ऊपर असैसिन्स और ये चीज रहती है। यूरोप में बहुत अच्छा चलता है। यूरोप में इसलिए चलता है कि यूरोप में एवरीबडी हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, एवरीबडी हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, सबके पास नॉलेज पता है। डार्क वेब ट्रैक नहीं हो सकता। इट इज ट्रेसेबल, बट सम लाइक किसी भी आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे, किसी ना किसी कंट्री के साथ किसी की ट्रीटी होती है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी के साथ हो। स्विट्जरलैंड का एक, आई वोंट से द कंपनी, बट आई नो कि बहुत लोगों को जो भी साइबर सिक्योरिटी या कोई हैकिंग से जानते हो, एक मेल है और एक VPN है। अगर आप उसको यूज करते हो, कोई भी वर्ल्ड में, USA क्यों ना उसकी कुछ लॉग मान ले, स्विट्जरलैंड नहीं देगा, नहीं देगा। दे विल जस्ट से नो। अच्छा, वो रखते ही नहीं, वो खुद कहते हैं हम रखते नहीं, रखते भी हो वो खुद कहते हैं हम रखते ही नहीं। आप उस VPN को यूज करो, आप उसका लॉग ही नहीं ले पाओगे। अगर इंडिया में बैठ के मैंने वो VPN यूज किया,
और इंडिया में कमिट काम क्राइम किया और उसकी आईपी गई किसी के पास, उधर से बैक ट्रेस होना इम्पॉसिबल है। नहीं भगवान। अच्छा, लोगों के लिए वीपीएन थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन कर दूं मैं। वीपीएन बेसिकली नॉर्मल आदमी यूज करता है नेटफ्लिक्स देखने के लिए, वो शोज जो इंडिया में नहीं है। आपका आईपी एड्रेस आप इधर से चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो और फिर आप यहाँ बैठ के देख सकते हो वहां के शो। और ये जो प्रोफेशनल लोग लूट रहे हैं अपने को, वो ऐसा यूज कर रहे हैं। ऐसा स्विट्जरलैंड का क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो क्योंकि ओपनली कोई तो, अवेलेबल हाँ, है। बताना नहीं है, वो बता दिया तो बहुत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी जाएगी, तो वो चीज नहीं बताना सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ है ही नहीं आज की डेट में, ऐसी ओपन चीज बताना और जो safe ही नहीं। 30,000 बच्चे सर्च कर रहे हैं हाउ टू गेट अ हिटमैन, उन लोग को तो और बिल्कुल नहीं बताना है ये सब। ट्रेसेबल है, बट ये होता है कि यार किसी के साथ इंडिया की, किसी चाइना के साथ ट्रीटी नहीं है कि उधर से वो कुछ मांग सके, कोई लॉग मांग सके, टेक्नोलॉजी का कुछ मांग। तो अगर मैं चाइना का बीच में लिंक आ गया तो मैं वैसे ही कट हो गया, वो ट्रेस ही नहीं हो पाया। तो ये चीज है। तो अगर मुझे इंडिया में कुछ भी गलत करना है और मैं चाइना में बैठा हूँ, पकड़ा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। बहुत रशिया के साथ है, रशिया वाले खुद कहते हैं आप क्राइम करके आ जाओ, हम रख लेंगे। ओपनली दे से इट। ये विकीलीक्स का कुछ ऐसा ही सीन है ना, यूएस का इंटेलिजेंस बिल्कुल लीक हुआ था। तो क्या होता है कि आपका जो ये है, इफ यू नो, यूएस में जब एक प्रोग्राम रन था, अब सबसे बड़ा आपको पता होगा कि यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो सबके ऊपर सर्विलेंस करती थी। उनके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि हर एक कंप्यूटर को एक्सेस करता था। हाँ। वो एक्सपोज भी किया था, आपको पता हो, नाम भूल गया मैं, ही वाज वेरी फेमस, जो कि रशिया में आज भी असाइलम में, वहां पर उनकी प्रोटेक्शन में। हाँ हाँ, वो विकीलीक्स वाला ही ये स्टोरी है। विकीलीक्स का नहीं था, वो दूसरा था। विकीलीक्स अच्छा, विकीलीक्स ने तो इंटेलिजेंस लीक हाँ। किया था उनका कुछ। ये बड़ा, तो जैसे ये है, जैसे समझो इन्होंने यूएस का क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक किया विकीलीक्स नाम की साइट में, बिल्कुल, और ये दूसरे देश में चले गए। दूसरे देश को तो पता है ना ये गलत है, हाँ, तो वो मदद नहीं करेंगे। सॉरी टू से बट रशिया कहता है हमारे देश में क्राइम मत करो, कहीं भी करके आ जाओ, हमें अपने देश से मतलब है। राम 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 राम। मुझे कमेंट यूके में भी आप देखोगे यहाँ से फ्रॉड करके बहुत सारे बिजनेसमैन यूके जाते हैं। यूके वाले को पता है जब वो एडमिट कर रहे हैं अपने देश में कि ये गलत है, ये इंसान ने फ्रॉड किया हुआ, इस देश के साथ इतना पैसा लूट के आ रहा है, इसको अंदर नहीं लाने, मालूम है, और फिर भी लाने देते हैं। आईपीएल वाला, हाँ, सबको मालूम है, नाम सबको पता है, ज्वेलरी वाला भी सबको पता है, दोनों उधर ही गए हुए थे। हाँ। तो ये तो बड़ा पर अनफेयर है ना, ऐसे करना तो नहीं चाहिए। अनफेयर है, बट हर एक कंट्री को अपना एक सेट करना है कि हम इस लेवल तक सुपीरियर है किसी भी, ये इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। तो भाई ऐसे ही जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था, आई थिंक 2017-18 में, कैम्ब्रिज एनालिटिका, प्राइवेसी का जो कंसर्न है, प्राइवेसी के हिसाब से वो इतना, एटलीस्ट व्हाट आई हैड रेड, मुझे नहीं पता वो सच कितना था। कैम्ब्रिज एनालिटिका का, मैं जिनको नहीं पता उनको स्टोरी बता दूं, यूएस इलेक्शंस हुए थे, ट्रम्प जब जीता था, तो लास्ट के पहले वाले इलेक्शन, वहां पे ऐसे बोला जाता है कि फेसबुक के डेटा के थ्रू कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी ने ट्रम्प को इलेक्शन के लिए जीतने में हेल्प की थी बाय चेंजिंग द पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट हिम। तो इस बारे में आपको क्या पता है, ये सच भी है या नहीं? बिल्कुल, इट्स लाइक मैं बोल सकता हूँ 100% पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो। क्यों, आप देखो कि हम हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया ऐप यूज करता है। इन सोशल मीडिया एप्स के बैक एंड के इंजन जो रन होते हैं, उनको पता रहता है कि हम कैसे टाइप ऑफ कंटेंट देखते हैं, किस टाइप ऑफ कंटेंट हमें पता है, कैसा कंटेंट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो क्या होता है कि इनके पास बहुत अच्छा डेटा सेट होता है एक पर्सन का। हाँ। मेरा डेटा सेट होगा कि मेरे को भी जितना नहीं पता होगा ना, उस एआई को पता होगा मेरे बारे में कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगता है, इस चीज़ के बारे में देखना, इसकी वीडियोस, इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि मेरे को खुद ना पता हो टॉपिक में मेरे को इंटरेस्ट है, बट उसको पता होगा वो। तो क्या हुआ, इसी चीज़ का डेटा यूज यूएस के इलेक्शन में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के इलेक्शन में ये यूज होता है डेटा, ऐसी बात नहीं होता। बहुत सारी एलिगेशंस है ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया
इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो कि मैनिपुलेट करते हैं। इंडिया में भी आपको पता होगा बहस चलती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, दिस इज ये लेफ्ट के साइड का, ये राइट के साइड का, ये गलत इस टाइप की इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन फैलाता है। कभी भी कोई भी ट्रू साइड नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पे आपको, वो बायस्ड रहता है। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो बायस रहेगा ही रहेगा। अच्छा, और ये जो डेटा ब्रीच था, तो मतलब फेसबुक कितना डेटा जमा करता है कि हमारा बिहेवियर भी उनको समझ जाता है? फेसबुक आपको अपने ऐप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक चाहता है कि उनके आप हटो ही ना। आप उनके ऐप के ऊपर स्क्रॉल करते ही जाओ, नेक्स्ट कंटेंट देखते जाओ। क्यों? उसको भी एड्स दिखानी है, उसको भी रेवेन्यू जनरेट करना है। जितना आपका स्पेंड ऑन दैट टाइम स्पेंड ऑन दैट ऐप जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसके पास डेटा जाएगा, आपका बिहेवियर एनालिसिस जाएगा कि आप कैसे बिहेव करते हो, किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो। उसको वो पता होगा कि इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, इस टाइम पे आपको इस टाइप का कंटेंट दिखाना है। आपको न्यूज़ पसंद है तो आपको इस टाइम पे न्यूज़ दिखानी है। वो बेशक से दिखाए पुरानी न्यूज़, सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा के आपको अभी, बट वो सुबह की होगी, बट आपको वो अभी दिखाएगा क्योंकि आप तब उस टाइम पे बहुत एक्टिव होती हो न्यूज़ देखने के लिए। इतना तक बिहेवियर एनालिसिस होता है। आप कह रहे हो कि इलेक्शन रिजल्ट्स में हेल्प की, बिल्कुल हो सकता है। जब मैं मानता हूँ मैं आपका फ्रेंड हूँ, मेरे को पता है आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है और मैं आपको इस टाइप को कंटेंट, हम बोलते नहीं यार मेरे को आपको एक चीज़ खरीदवानी है, मेरे को आपसे, मैं आपको ये दूंगा इस चीज़ में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, मैं आपको इतनी अच्छाई गिनवा दूंगा कि आपको लगेगा खरीद ही लेते हैं। यही चीज़ रहती है कभी भी कोई कंटेंट दिखाते हुए, किसी भी अगर इलेक्शन में हेल्प हो रही है, कि जो पर्सन है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसके बारे में इतनी अच्छी चीज़ दिखाई जाती है। ये चीज़ नहीं कि कोई एक ही इलेक्शन पार्टी कर रही हो, कोई एक ही इलेक्शन साइड कर रही हो, हर कोई ये यूज टेक्निक करता है, हर कोई अपनी अच्छाई गिनवाता है। ये हर कोई रैली में जाता है, ये चीज़ बोलता है हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमने ये काम किया, ये काम किया। ये चीज़ रहती है। अगर आपको एक पेज की इतनी सारी गुड थिंग्स दिख जाएगी, आप उसके पलट के देखोगे ही नहीं। बराबर, ये चीज़ रहती है। पर भाई फिर ओरिजिनल ओपिनियन हुआ कहाँ? हर चीज़ तो इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर चीज़ इन्फ्लुएंस है। अगर आप देखो इंटरनेट के ऊपर, आपको कंटेंट भी उसी, आपको ये नहीं है यार मेरे को टेक का कंटेंट पसंद है, मेरे को टेक का दिखा रहे हैं, मेरे को ये तो है नहीं मेरे को फैशन का दिखाने लग जाएंगे, दिखा के उनको कुछ फायदा नहीं है। तो उनको पता है, एक तरीके से अच्छा भी है यार, मेरे को ऐसी फालतू चीज़ नहीं देखनी जो मेरे से रिलेट ना करती हो। बहुत लोग ऐसा समझते हैं, बहुत लोग ही है यार मेरे को इस टाइप का कंटेंट पसंद नहीं है तो मैं तो देखूंगा नहीं, मेरे को तो जिस टाइप का मेरे को वो दिखाओ, ऐसी चीज़ है तो देखेंगे, वरना वो ऐप ही बंद कर देते हैं वो चलाना। ये चीज़ रहती है। तो इन कंपनीज का भी मजबूरी रहती है कि एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये अपना सर्च इंजन इस हद तक कर देते हैं, जो सर्च ऑप्टिमाइज बिहेवियर एनालिसिस इस हद तक कर देता है कि वो कभी कभार हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल इन द सेंस आपका ओपिनियन चेंज करना। इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो इतना हार्मफुल कर देते हैं। इस चीज़ से सिर्फ आपका एक ही है कि यू स्पेंड लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया, यू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योरसेल्फ, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास चेंजेस क्या है, आपको इफेक्ट क्या आ रहा है उस चेंज से। ये चीज़ देखना। अगर आप सोशली, आप कोई भी इलेक्शन में आप जाओगे, कोई आपको दिख रहा है मैं इसको वोट दे रहा हूँ, उस इलेक्शन में आप जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो कि है क्या क्या काम किया, इसकी पार्टी क्या है, इसका विजन क्या है। बेशक से वो कभी कभार क्या होता है कि झूठे वादे हो जाते हैं, बट उसके पास से सब पता चलता है। बोला जाता है पास से सब कुछ पता चलता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। फिर नेचर से बहुत पता चलता है, बोलने के तरीके से बहुत पता चलता है, किस रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है अपने कलीग से, अपने पार्टी से, लोगों से, किस इफेक्ट में, वो चीज़ें रहती हैं। और जो ये बोलते हैं कि आपका फ़ोन कॉन्स्टेंटली आपका वॉइस रिकॉर्ड करते रहता है और उसके बेसिस पे सजेशन, ये मेरे पास बहुत कंप्लेंट आती है, हम मानोगे नहीं। 100% मतलब मेरे पास जिन हमारे कंपनी के पास अगर कंसल्टेंसी में देखें, आराम से दिन की 10 से 15 हमारे पास कॉल्स आती है जिनमें लोगों को लगता है उनका फ़ोन हैक हुआ है या उनकी कोई आवाज़ सुनना है या वो जो बोलते हैं वो हो रहा होता है। ऐसा होता है। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि जो देखो एवरीबडी की
मैं नहीं कहता कि आईफोन सेफ है, मैं नहीं कहता कि एंड्रॉयड सेफ है, मैं नहीं कहता कोई और फोन सेफ है या ये कंपनी बेस्ट है वो कंपनी बेस्ट है। आपको पता होगा कि एप्पल के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था कि एप्पल का कोई एम्प्लॉई आवाज सुन रहा था हाँ, टीवी की, पता होगा आपको, मैंने news में आया था। आर्टिकल पढ़ा था। हाँ, कि एम्प्लॉई आवाज सुन रहा था, वो एक अलग ही केस हो जाता है यार। हमारे इवेंचुअली कंपनी तो वही है ना, बनाया तो उन्होंने ही है, हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं, हम ओनर भी नहीं है इसके। आप देखोगे तो इनका रहता है दिस इज नॉट बाय ओन। आपने एप्पल वाले अपने जो मार्केटिंग करता है वो, अगर आप खुद का फोन है, अगर आप एज अ बैड कैरेक्टर दिखा दे हो, वो आपके ऊपर ही लीगल केस कर देंगे कि आपने हमारा फोन एज अ बैड कैरेक्टर रोल प्ले में दिखाया। एप्पल की बहुत बड़ी टेक्निक है ये कि आप देखोगे कभी भी वो एज अ बैड इन्फ्लुएंसर्स के उस पे अपने फोन या अपने लोगों को यूज नहीं करने देता, इन अ गुड लाइट यूज करने देता है। ये इन्फ्लुएंसर रहता है कि हमें इस इफेक्ट में करना है, हमें इस इफेक्ट में करना है, ये चीज रहती है। फोन इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा, कभी मैंने बोला, कभी फोन पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज खरीदनी है। लोग कहते हैं यार मैंने ये फोन पे बोला था, मैंने सर्च भी नहीं किया, या मैंने सर्च भी किया तो। ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, हाँ जी, तो उसी लिए मैंने पूछा। हाँ जी। क्योंकि पहले मैं पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था पगले लोग कुछ भी बोलते हैं। आपको ये लगता है क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कुछ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो फोन पे लाइट आता है ना, बिल्कुल, कि ग्रीन लाइट इज फॉर ऑडियो, ऑरेंज इज फॉर, नहीं ऑरेंज इज फॉर ऑडियो, ग्रीन वीडियो, कुछ ऐसा। कैमरा। हाँ, तो वो बंद है, मतलब नहीं हो रहा है। पर फिर भी कई बार मुझे बिल्कुल वही रिकमेंडेशन आते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अच्छा हो सकता है। आपके फोन में ना एक सीरी मोड या गूगल में गूगल असिस्टेंट मोड ऑन रहता है, राइट? हम बोलते हैं हे सीरी, तो मेरा फोन अभी डिटेक्ट कर लेगा। इनफैक्ट मेरा बंद है, मैं ऑन रखता ही नहीं। सीरी, हे सीरी, देखो आपका ऑन है। ऑन है। इसका मतलब इसका माइक्रोफोन ऑन था जब तक हम लोग बात कर रहे थे, करेक्ट? इसको पता था हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं फोन को नहीं पता, आपने खुद ने ही परमिशन दे रखी है कि उसको पता चले कि कभी भी आप ये बोलो कन्वर्सेशन के बीच में, फिर आप ब्लेम करते हो कि कंपनी वालों को कि आपने हमारा डेटा ले लिया। तो अपनी गलती है, अपनी ही गलती है कि आप लोगों ने इतनी परमिशन दी हुई है अपने फोन्स को, अपने गूगल असिस्टेंट को, कि उनको हे गूगल ओपन दिस, हे गूगल डू दैट, हे एलेक्सा डू दिस, हे एलेक्सा बाय दिस फॉर मी, हे एलेक्सा प्ले दिस। पर ये कितना कन्वीनियंट भी कर देता है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वन थिंग, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करो या कन्वीनियंस कॉम्प्रोमाइज करो। तो जैसे वो जो अब इनका वो आता है गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा, हाँ। आपके घर में पड़े रहते हैं, हर वक्त आपकी आवाज सुन रहे रहते हैं। अमेज़न ने क्या किया, अपना फिजिकल बटन ही कट कर दिया, फिजिकल बटन डाल दिया माइक के लिए। हाँ। कि क्या होता है कि फोन में फिजिकल बटन का नहीं है, बट उनमें उसने इसलिए क्या, प्राइवेसी इश्यूज थे। यूरोप में उनको दिक्कत आ रही थी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो उस वजह से उन्होंने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया कि वर्ल्ड वाइड तो एक जैसा ही मैन्युफैक्चर होगा, एक चीज ही, तो उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया। उधर उन्होंने फिजिकल बटन दे दिया माइक्रोफोन का, उधर बंद किया, अपने डिस्कस करो, अलेक्सा कुछ सुनेगा नहीं। ऐसे ये फोन में आप अपना गूगल असिस्टेंट, सिरी असिस्टेंट जो भी आप बंद करो, नहीं जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। जब आप उसको परमिशन ही दे रहे हो अपनी आवाज सुनने के लिए, तो आप वो क्यों नहीं यूज करेगा? आप ये बताइए, सिंपल सी बात है। बराबर बात है, रात को दरवाजा खुला और रख के सो रहे हो, फिर बोलो चोरी क्यों हो गई। हाँ, क्या करें अगला? फिर मजबूरी में आदमी क्या करता है, ठीक है ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, पर मजबूरी होती है। भाई मुझे बताओ, सिंपल चीजें क्या है जो इंसान कर सकता है जिससे तो आप थोड़ा सा सेफ हो जाते हो कोई भी टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड से? तो पहला तो ये है कि हमारे देश में जितने भी फ्रॉड्स रहते हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं करते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जमतारा कितना रियल होगा? जमतारा 100% रियल है। जमतारा उसकी तो कोई मैं बोल नहीं सकता, 100% रियल है। उसके ऊपर तो आप कभी चलो मेरे साथ, आज चलो, मैं आपको आज लोग दिखा दूंगा जो वो कर रहे हैं, जो आपने वेब सीरीज में देखा। राम 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 राम। उसमें तो कोई बुरा ही नहीं, जमतारा ही नहीं। अभी आपने सुना होगा कि नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रेड हुई थी, पूरे रात भर चली थी, 11,000 पुलिस वाले लगाए गए थे रेड के लिए। गिरफ्तारी हुई थी मोर देन 200 लोगों की। किस लिए हुई थी? वहां भी ये चल रहा था, जमतारा चल रहा था, जैसा फ्रॉडस्टर चल रहा था, टास्क वाला चल रहा था, ये चीजें चल रहा था, ऐसे ही था। आप न्यूज में देखना, गूगल सर्च करना आप न्यूज इसके बारे में, नूह डिस्ट्रिक्ट में था। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है इस देश में? टोटल एक लिस्ट भी है, टोटल 10 सिटी लाइक डिस्ट्रिक्ट्स, और यू कैन सी जस्ट प्लेसेस वेयर साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा है। एक लिस्ट है पूरी गूगल के ऊपर।
उसमें सारे लिस्ट लिख के बिहार से लेके उत्तराखंड लेके गुजरात से लेके एक स्टेट नहीं छोड़ रखी, मैं बता दूं, एक स्टेट नहीं छोड़ रखी साइबर फ्रॉडस्टर ने जहां पर फ्रॉडस्टर ना बैठे। तो जब ये जमतारा बन रहा होगा तो उसके बाद इनके काम को कोई अफेक्ट नहीं हुआ कि अब सबको समझ देखो, गया ये क्या करते हैं? जमतारा में ना जब वो हुआ था, जब वो प्री कोविड था, हाँ आफ्टर कोविड ना पोस्ट कोविड इतने ज्यादा जमतारा बन गए इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं। तो ये हुआ इस वजह से, मोटिवेट नहीं करता है लोगों को करने के लिए। देखो हुआ क्या कि लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, सब लोग ऑनलाइन काम करते थे। एमएनसीज वाले थे वो भी काम कर रहे थे, उनका काम भी चल रहा था। जो जॉब वाले थे उनको भी सैलरी मिल ही रही थी, गवर्नमेंट ने बोल रखा था सैलरी आपको प्रोवाइड करवानी है। हाँ। सब कुछ चल रहा था। जो इफेक्ट हुए ना वो हुए जो बहुत विलेज के लोग थे, जो डेली वेजेस के लोग थे, जो रिक्शा चलाते थे, जो ऑटो चलाते थे, जो आपके नॉर्मल काम करते थे कंपनीज में, पानी का, सफाई का, ये सब, वो लोग इफेक्ट हुए। उनको ऑप्शन दिखा कि यार पैसा तो है नहीं घर पे, खाएंगे क्या। हर कोई मजबूरी में स्टार्ट करता है। कुछ ही होते हैं, कुछ 5%, 2%, 3% होता है जो एज अ फन एक्टिविटी, एज अ क्रिमिनल माइंड सोच के एज अ स्टार्ट करते हैं। साइकोपैथ होंगे ऐसे लोग तो। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। अब तो ये मान लीजिए एक जमतारा नहीं है इंडिया में, अब तो बहुत जमतारा है। तो ढूंढने में ही दिक्कत होती है पुलिस वालों की कि कहाँ कहाँ ढूंढे क्रिमिनल्स को। ये कैसा फिल्म ने प्रमोट कर दिया है। अगर आप देखो ना इंडिया में हर दिन, अगर मैं सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, सिर्फ एनसीआर का बताऊं कि वहाँ साइबर फ्रॉड्स कितने होते होंगे डेली के कितनी अमाउंट जाती होगी। एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, डेली की अमाउंट 1 से 2 करोड़ जाती होगी, एवरेज है ये, हाईएस्ट तो पता नहीं, रोज की। फिर तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत, तो ये क्राइम ऑनलाइन नेशनल इशू है, बिल्कुल है। अभी अब आप दोबारा से सुनोगे, न्यूज में भी आया था कि 700 करोड़ का स्कैम बस्ट हुआ था। ये तो देश के जीडीपी को अफेक्ट कर देंगे ये लोग। कर रहे हैं ना, जो ये पैसा जाता है, मैं बता नहीं रहा था आपको, ये चाइना के जो हेड रहते हैं, चाइना में बैठा है कोई, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। जो टास्क वाला रहता है, इंडियन वाले दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकल, जो क्राइम करते हैं इतने स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एमएनसी में काम करते हैं, आराम से जॉब करते हैं, आराम से पैसे कमाते हैं। तो ये होते हैं, जो ये एक बहुत जीनियस हैकर बैठा होता है किसी ऐसी कंट्री में, ऐसी कंट्री होता है हमारे साथ ट्रीटी नहीं होती या किसी और देश की ट्रीटी नहीं होती, बहुत सेफ हेवन कंट्री में बैठा होता है मान लीजिए। उधर वो अपने नॉलेज से बहुत सारी एप्स बनाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि यहाँ की कंपनीज बनाती है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। वो चीज़ बनाता है, उसको डिप्लॉय करता है, उसको वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनको नॉलेज हो कि ये ऐसे ऐसे काइंड ऑफ लोग हैं, ये चीज़ फ्रॉड्स में हमारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद ये चेन चलती है कि जो एक सिटी का हेड है वो ढूंढता है कि जो बैंक अकाउंट किन लोगों से ले सकते हैं, फ़ोन नंबर किस फेक आईडी से ले सकते हैं, ऐसी चीज़ जोड़ता है। फिर वो 3-4 लोगों को और जोड़ता है कि जो कॉल करेंगे, जो आपको टास्क में मदद करेंगे। फिर इनके पूरा हवाला सिस्टम से देश से पैसा बाहर जाता है पूरा, फिर वापस भी आता है कि देश में इनको भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है एक व्यक्ति को। तो ये पूरा चलता है, ये पूरा ऊपर से लेके टॉप से बॉटम तक ये पूरा प्लान रहता है पहले से ही। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि देश में इतना अटैक करना है। अभी इजराइल और पैलेस्टीन का आपको पता चल रहा है, अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो इजराइल में साइबर अटैक्स हुए हैं। अच्छा, पैलेस्टीन वो है कि मैनी ऑफ द कंट्री जो पैलेस्टीन के साथ है वो साइबर अटैक इजराइल के ऊपर करवा रही है। अच्छा, हाँ जी, आप सुनोगे उधर उनके फोन्स के ऊपर फेक अलर्ट्स दिए भेजे जा रहे हैं न्यूक्लियर अटैक के इजराइल के ऊपर, जो उनकी पब्लिक है। अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है साइबर अटैक से। ये चीज़ होती है, किसी भी देश में जीडीपी इफेक्ट करवानी है तो उसका फाइनेंशियल सिस्टम हटाना है। आजकल फाइनेंशियल सिस्टम सब कुछ ऑनलाइन है। मेजर फाइनेंशियल सिस्टम नॉर्मल लोगों के पास होता है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता। जो रोज के लोग रहते हैं उनके पास जीडीपी डिपेंड होती है, जो डेली काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उनके पास जीडीपी डिपेंड होते हैं। अगर आप उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट कर पाओ, कल को कह दे कि कल न्यूक्लियर अटैक होगा, हर कोई भागेगा अपने बैंक से पैसे निकलवाने। बराबर, बहुत पैनिक अटैक हुआ, बिल्कुल हुआ, ऐसा ही है।
इसराइल में हुआ था कि उधर हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, खामा बैंक के ऊपर लाइन लग गई, एटीएम्स खाली हुए, पैसे उन्हें लगा कि पैसे की ज़रूरत हो सकती है आज नहीं तो कल, वो देश से बाहर जाना था तो उसमें भी पैसा चाहिए, सोना चाहिए, तो पैनिक क्रिएट होता है, जीडीपी इफेक्ट होती है, सब साइबर क्राइम के अगेंस्ट होता है। दूसरे देश भी करवाते हैं, हमें नहीं पता कि जो इंडिया में इतना बड़ा पूरा ये सिस्टम चल रहा है, 700 करोड़ 800 करोड़ का क्राइम हो रहा है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ही नहीं है जो देश से बाहर जा रही है इतनी। क्या पता कोई दूसरे कंट्री की कोई गवर्नमेंट एजेंसी दूसरे कंट्री कोई करवा रही हो, इट्स पॉसिबल कि हर कोई एक दूसरे की जीडीपी गिराने में लगाए, उनके फाइनेंशियल लॉसेज में लगाने बढ़ाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। तो अगर इंसान को कोई भी टाइप के साइबर फ्रॉड से बचना है, क्या बेसिक्स सही होने चाहिए उसके? जिसके आपने स्टार्टिंग में बोला, क्विक वे ऑफ मनी कुछ नहीं होता है, अर्निंग मनी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक रात में ही करोड़पति बन जाओगे। वो आपको दिखाते हैं कि न्यूज़ में कि क्रिप्टो करेंसी इतने इतने पैसे कमाए, कि स्टॉक मार्केट थे इतने पैसे कमाए, दोज आर वेरी स्ट्रेटेजिक, वो बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। वो जब वो 1 करोड़ कमा भी रहे ना, उन्होंने ऊपर से 3-4 करोड़ का पहले लॉस किया होगा कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बिजनेस भी कभी भी प्रॉफिटेबल डील नहीं होती, कभी कभार लॉस भी होता है। ऐसी चीज़ है कि फ्रॉड से बचना है। पहली बात तो क्विक मनी वाले जो ऐप्स है, लोन ऐप्स है, फ्रॉड लोन ऐप्स है, आपको पता होगा लोन वाला भी बहुत है कि फेक लोन दिलवा देते हैं, वो उससे एक्सटॉर्ट करके करते करते मानी 1 लाख का लोन देता है, 5-6 लाख रुपए उससे पैसा लूट लेते हैं। ये चाइनीज ऐप गवर्नमेंट ने कितनी बंद करवाई है इसी केस में कि चाइना की ये ऐप है, ये फ्रॉड ऐप है, ये लोन फ्रॉड ऐप है, ये बंद करवाया। तो जैसे टिकटॉक बंद करवाया है, हाँ जी, तो टिकटॉक ऐसा क्या कर रहा था जो उसको बंद करना पड़ा? टिकटॉक की एक कहानी अलग है। टिकटॉक का था कि वो डेटा बहुत लेता है आपका, ओके, लोकेशन डेटा, आपका इमेज, आपके फोन रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट, सारी चीज लेता और था। ये तो मेटा भी लेता है ना? बट आप देखो ना, हमारे और यूएस के रिलेशंस अच्छे हैं। अगर यूएस उसको एज अ बैड इफेक्ट, आपको पता नहीं होगा, अभी इंडिगो वाले ने, एयर इंडिया ने इतने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं उनकी यूएस की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हमारी तरफ से गए हैं, बहुत ज्यादा जीडीपी का हिस्सा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना में भी करते हैं, बट चाइना इकलौता हमसे डिपेंडेंट नहीं, हम चाइना को कोई ऑर्डर नहीं देते, हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। हम यूएस को ऑर्डर दिया हम लोगों ने, इतना बड़ा, बाइडन ने इतना अच्छा दिया था, स्पीच भी दिया था उसके बारे में, बट चाइना वालों को हम कुछ सपोर्ट नहीं करते, बल्कि चाइना वाले हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारी सप्लाई इंडस्ट्री उनके ऊपर डिपेंड रहती है। ऑफ कोर्स अभी चेंज हो रहा है, मेक इन इंडिया आ गया है, इतना अच्छा एमएसएमई का, बहुत अच्छा स्टार्टअप का भी इतना बहुत बबल है, बहुत अच्छा बबल है, सब लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सब लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर लोग मोर एंड मोर प्रोडक्ट विद इन इंडिया डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी। अभी सेमीकंडक्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं इंडिया को भी एज अ ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज़ है कि हमने बताया कि कोई कंट्री करवा रही है तो हम क्यों नहीं करवा सकते। एक लीगल वे होता है। यूएस की कभी भी आपको लगा कि यूएस में कॉल आ रहा है आपके पास इंडिया पे, या आपके साथ ये हो गया कॉल सेंटर से कि आपको इतने पैसे देने हैं, ये गिफ्ट कार्ड खरीदना है, ये खरीदना है, कभी आया आपके पास? इंडिया से गया, बिल्कुल गया, वहाँ पर जाता है। तो यही चीज़ है, यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ लाइन क्राइटेरिया, आपको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देनी पड़ेगी, आपको सिखाना अच्छा पड़ेगा। क्या है कि फ्रॉडस्टर के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, उनको पैसा कमाना है। दे डोंट थिंक कि सामने वाला क्या है, क्या कुछ नहीं, किस बैकग्राउंड से है, कितनी, मानोगे नहीं, कभी कभार साइबर फ्रॉडस्टर उन लोगों को पकड़ लेते हैं, उनसे ठगी करते हैं जो कि सिर्फ 10,000 रुपये की सैलरी के ऊपर काम। अरे बाप रे, मानोगे नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके बैंक में उसके पूरे 1 साल की, मतलब होली के टाइम की बात है इसी साल की, होली पे वो घर जाना चाहता था, उसने करीब करीब 50-60 हज़ार रुपये अपने बचा रखे थे, उसके 50-60 हज़ार रुपये फ्रॉडस्टर्स ने ले लिए। वो पूरे साल भर की मेहनत बचा के जो भी बचाया था उसने, वो घर पे जा रहा था। उसका फिर कुछ वापस आया, एक्शन हुआ? गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक्शन लिया। आई वाज रियली हैप्पी कि जब ऐसे केसेस आते हैं कि जो पुलिस वाला भी होता है, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको भी लगता है इसके साथ गलत हुआ है।
सबको लगेगा यार वो इतनी मेहनत से कमा रहा है, उसके पास पैसे भी नहीं है, वो दिक्कत है। एक होता है यार बड़ों के साथ हुआ है, क्राइम इज रॉन्ग, बट एक होता है फाइनेंशियली वो संभाल लेंगे अपने आप को, हाँ और एक होता है एक संभाल ही नहीं पाएंगे अगर हो गया तो वो होता है, सबके अंदर वो रहता है कि दया भावना रहती है कि यार इसके साथ क्यों हुआ ये। बट मैं आपको बता देता हूँ अभी जितने केसेस पेंडिंग है अगर हम देखे जाए तो 90% ऑफ केसेस में मनी वापस नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता, आज भी नहीं आता। सक्सेस रेट जो सबसे ज्यादा है ना वो हैदराबाद पुलिस का है, उनका जो वापस रिकवरी रेट है वो 13 से 14% है केसेस में। और ये जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे वही जमतारा का एग्जांपल देता हूँ, जो ये बच्चे करते हैं ये वाकई ऐसे छोटे बच्चे करते हैं? बिल्कुल यार, बस वो तीसरी चौथी पास होते हैं। तो ये कौन उनको लेता है ऐसे करने के लिए? मैंने बताया ना कि इनके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो कि ऐसे क्राइम कर सके, ये उसके कांटेक्ट में आते हैं। मैं मुंबई आया, मेरे को किसी ने बताया यार ये चीज करनी है मेरे को, इससे आप पैसा कमा सकते हो, ऐसा फ्रॉड हो सकता है। मुंबई में वो पढ़ा लिखा बैठा हुआ, वो आया, मैं उससे जुड़ा, कह रहा अब तुम अपने गांव जाओ, वहाँ ऐसा चीज करो, वहाँ पकड़े भी नहीं जाओगे। अब मैं वहाँ गया, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे साइड वाले ढूंढेंगे तू यहाँ बैठे बैठे कमा रहा है, तू हमें भी बता कैसे कमा रहा है। तो ऐसे जुड़ते जाते हैं कि ऐसे जुड़ते जाते पूरा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ये तो बहुत अनसेफ है, मतलब बच्चों के लिए भी गलत है। वो तो कभी फिर आप एक बार ऐसा कुछ कर चुके हो तो वो दाग हमेशा वो रहता है, बिल्कुल रहता है। आप जाओगे, आप मानोगे नहीं, वो करते भी है एक बार, आज मैंने बहुत केसेस में देखे हैं, वो दोबारा से पकड़ लिए जाते हैं, सेम टाइप ऑफ क्राइम। क्योंकि अगर आप 14 साल के बच्चे से करा रहे हो, वो उससे बेहतर कभी कुछ जान ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, पूरे लाइफ देखो करेगा। एंड ऑफ द डे में हर इंसान को कमाना ही है पैसा। हाँ, वो उस एज में वो सीख लेता है मैं इससे इजी मनी, बहुत आसानी से पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं मेहनत क्यों करूँगा। वो तो फ्रॉड ही करेगा फिर। सबको इजी मनी का वे चाहिए, फ्रॉडस्टर को भी इजी मनी का चाहिए, जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको भी इजी मनी का चाहिए। बात तो सारी सिर्फ मनी के ऊपर ही आ जाती है, पैसे के ऊपर ही, कि पैसा कमाना है जल्दी जल्दी इजी से। सही है भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा वक्त दिया आपने और इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। जाने के पहले एक लास्ट सवाल है मेरा, जैसे फ़ोन पे लॉक होते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ये सब कुछ काम आते हैं, करने चाहिए? बिल्कुल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 फैक्टर भी ले लीजिए, एक गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप आता है। हाँ। वो भी बहुत अच्छा वे है कि आपका OTP भी आएगा, ऑथेंटिकेटर भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा, 3 चीज हो गई आपकी। तीनों चीज जब तक मैच नहीं होगी तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा, तो वो चीज भी ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। 2 फैक्टर आपको होना चाहिए। अननेसेसरी लिंक्स के ऊपर क्लिक मत करो। अननेसेसरी गूगल के ऊपर भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो कि आपके कुकीज लेने के लिए रेडी रहते हैं, उनके ऊपर भी क्लिक मत कीजिए। जो इन्फॉर्मेटिव है, आपको ऑथेंटिक वे ऑफ इंफॉर्मेशन लगे कि लेना चाहिए। अपने जैसे स्कूल स्टूडेंट्स है वो आंसर सर्च करते हैं, कभी कभार फेक वेबसाइट पे भी चले जाते हैं, उधर से उनका हैक जाता है। कभी क्या होता है सोशल मीडिया पे वो गलत एड्स देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता मिल रहा है, उधर चले जाते हैं। तो चीज़ को अवॉइड कीजिए। फिर अपने जो डेटा है, जो खुद का डेटा है, उसको बहुत सीरियसली लीजिए। आजकल बहुत लोग लीनियंट हैं, आप कभी भी जाओगे ना मार्केट में कि ये मेरा डेटा से ले क्या लेगा, मेरे पास है क्या, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, क्या ले लेगा मेरा वो। हाँ, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा लीनियंट है कि कर क्या लेगा मेरे डेटा के साथ, पैसे मेरे पास है नहीं। अगर आप देखिए कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ईमेल एड्रेस है उसके पास, वो पैसे उसके पास है नहीं, बैंक में 1-2 हज़ार रुपए, कर क्या लेगा वो मेरे साथ। वो आपकी आइडेंटिटी को यूज कर सकता है किसी और के वे में। आपको क्या होता है आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत क्राइम होने लग गया कि इंस्टाग्राम के ऊपर ही सेम काइंड ऑफ फ्रॉड चल रहे हैं। उधर वो आपके नाम पे बनाएगा सारी ऑथेंटिक की चीजें, आपका बर्थ डेट यूज करेगा, आपकी अकाउंट डिटेल यूज करेगा, उधर भेज देगा, उधर से आप पकड़े जाओगे। वो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा जिसकी आइडेंटिटी ली है, और बाकी अकाउंट वो किसी और अकाउंट में, ताकि पकड़ा जाए तो ये 10,000 रुपये वाला पकड़ा जाए क्योंकि इसका अकाउंट में है, इसकी आईडी थी, इसका सब कुछ यूज हुआ है। ऐसे किसी अपनी डेटा को बहुत सीरियसली लीजिए। अपने जो आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को बताते हो उसको बहुत सीरियसली लीजिए। अपने फ़ोन नंबर को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखें जो आपके बैंक से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ईमेल ऐसे ही कहीं भी ड्रॉप मत कीजिए, किसी भी वेबसाइट को न्यूज़लेटर में मत दीजिए।
जो आपको लगता है आपको ज़रूरी है, ऑथेंटिक है, उसी पे ही जाइए, वो चीज़ है। फिर रहता है कि मैं आपको बताया था डीपी है। हाँ अभी मैं कहता हूँ हर एक इंडियन सिटीजन को उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज। यूट्यूब पे जाए, हमारे मिनिस्टर ऑफ जो आईटी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, मित्र ने। तो उधर है, उनके मिनिस्टर ने बहुत इजीली वे में समझाया कि उनके खुद के राइट्स क्या है एज अ पर्सन, मेरे राइट्स है क्या भाई, मेरा डेटा लीक हुआ है। कल को कोई कह दे यार मेरा डेटा लीक हो गया, मेरे पास तो है नहीं आपका, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को तो दुख हुआ ना, मेरा डेटा लीक हुआ है, मेरा डेटा कहीं और यूज हो रहा है, पता नहीं किसके पास कहाँ है कैसे है। मेरा था, मेरी खुद की ईमेल आईडी डोमिनोज के में लीक हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे बाप रे, अब एक्शन लिया जा सकता है। अब लॉ आया है, अब वैसा कुछ होगा। नाउ आई कैन कंप्लेन कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, उनके ऊपर फाइन होना चाहिए। एंड फाइन भी छोटी नहीं है, 250 करोड़ तक के फाइन है। तो अपने राइट्स को समझिए, आपके बहुत राइट है एज अ सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल के बहुत राइट्स होते हैं अपने डेटा को लेके, डिजिटल प्रेजेंस को लेके उनके राइट्स हैं, उनको समझिए। अननेसेसरी लिंक्स बोला, फिर किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी व्यक्ति को ऑनलाइन विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी को। ओके। क्या होता है, लोग बहुत सारे सेक्सटॉर्शन के केस में फंस जाते हैं। होता वो आदमी है बट लड़की की आवाज में बात करके वो कुछ कर रहा होता है। अब तो एआई से आवाज, अब तो एआई से इजीली आवाज चेंज हो सकती है, सब कुछ है। तो वो चीज है, ये थोड़े बहुत सिंपल स्टेप है। किसी भी यूपीआई को भेजते हुए अपने को देखिए कि आपके पास कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, अगर बिजनेस हो रहा है। मैंने आपको बताया था बिजनेस होना से, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप किसी को भेज रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप किसको भेज रहे हो, नाम करेक्ट है नहीं है, सारी चीज़ वो आपको पता होना चाहिए। क्यों, आप पैसा भेजना भी किसी क्रिमिनल को ना, वो भी एक ऑफेंसिव वे में लिया जा सकता है, कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। अच्छा, मैंने आपको भेजा, आप क्रिमिनल हो, कोर्ट का जो जज होगा जिसके साथ क्राइम हुआ है वो दिखा सकता है मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे ही नहीं किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए, किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एवरीथिंग ऑनलाइन इज डन, बहुत केयरफुली होना चाहिए आपको अपने राइट्स। और जो ओल्ड पीपल है उनके लिए है कि कभी भी कोई भी आपसे पैसा मांगे, आपको हमेशा जिसको पता हो ऑनलाइन के बारे में उससे एक बार सलाह जरूर कीजिए। घर पे बच्चे होते हैं, सबके होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी में रहे, कोई ऐसी इंडस्ट्री में रहे जो रिलेटेड हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, सलाह कीजिए। यार ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता रहा है, ये सही है गलत है। ऐसा नहीं है कि गलत ही होती है, कभी कभार कुछ बैंकर्स होते हैं, कुछ वो होता है, ऑथेंटिक वे में भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बट उससे सलाह लीजिए, सही भी है गलत है, ये सही चीज़ बता रहा है नहीं बता रहा है। अगर बैंक का कोई लोन ले रहा है, बैंक की कोई पॉलिसी ले रहा है, बैंक को विजिट करके एक बार देख लीजिए कि असली में ऐसा बंदा है भी या नहीं है, या कोई ऐसे ही ऑनलाइन मेरे को फ़ोन करके बेच रहा है। वेरीफाई कीजिए हर एक चीज़ को जो ऑनलाइन हो रही है आपके साथ। थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार फंस गए तो यार बहुत लंबा अटक जाओगे। बिल्कुल। ऑन दैट नोट साहिल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई। और बाकी सबको, अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए